संक्षेपण के बारे में मैं अभी बात करूंगा। उसके पहले ये भाषा और बोली के बारे में यहाँ पे कुछ बातें हो जाए। जो उत्तर प्रदेश की भाषा और बोलियां हैं उसमें बहुत परेशान नहीं होना है। ज्यादा अगर आप उसमें उलझेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को मैंने बताया कि भाषा और बोली पे 2 3 4 प्रकार के प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न है भाषा और बोली से क्या तात्पर्य है, भाषा और बोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है अवधि बोली, उसकी विशेषताएं। विशेषताएं में दोनों विशेषताएं होती हैं। विशेषताओं की जब बात करते हैं उसमें व्याकरणगत विशेषताएं और ध्वनिगत विशेषताएं। ऐसे ही भोजपुरी की, और जो उसमें बड़ा आपको नोट्स दिया गया जो क्लास में बताया गया है उसके बारे में कर लीजिए। लिखने का तरीका जो होगा उसमें सबसे पहला तरीका यह है कि आप जब भी उसको लिखें तो उसमें अगर आपसे पूछा गया है किसी बोली के बारे में तो उसकी विशेषता जरूर लिखें। बोली के बारे में केवल परिभाषित करके आप लोग छोड़ देते हैं, तो केवल परिभाषित करके आपको नहीं छोड़ना है और उसके बारे में विशेषता जरूर लिखनी है। दूसरी चीज ये है कि जब अंतर पूछा जाएगा आपसे कि भाषा और बोली में अंतर बताइए, तो भाषा के बारे में बताइए, बोली के बारे में बताइए, और भाषा बोली को बताने के बाद में उसका जो अंतर है, अंतर को भी 5 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि भाषा बोली आपने लिख दिया तो अंतर आप समझ रहे हैं कि ये हो गया, ऐसा नहीं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूं। मान लीजिए कि आपने कुछ भी पूछा गया, चलिए मैं भाषा बोली का फोल्डर ही खोल लेता हूं आपके सामने और उसको मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि कैसे क्या लिखना है, जिससे कि थोड़ा एक रिवीजन आपका हो जाएगा। और हाँ, वो जो एक पीडीएफ नहीं मिला है आप लोगों को, उसको बहुत ढूंढवाया नहीं मिला, अब मैंने उसको बोल दिया है वो टाइप हो जाएगा। 2 स्टाफ मेरे फीवर से पीड़ित हो गए थे, पहले एक पीड़ित हुए फिर उसके बाद में दूसरे पीड़ित हुए, और इस कारण से मैं थोड़ा सा अकेला पड़ गया बीच में। तो थोड़ा सा आप लोगों को जो थोड़ा लेट लगा है, एक नोट्स उसका अभी 2 नोट्स अभी ऐसे के मिलने हैं, वो मिल जाएंगे, और बाकी जो ये चीजें हैं वो सारी हम आपको दिलवा देंगे। थोड़ा सा मैं आपको भाषा और बोली पे बता देता हूं कि कैसे कैसे इसको लिखना है। उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, इसमें एक्चुअली पढ़ने को बहुत कुछ रहता है, लेकिन यहाँ पर मैंने जितना आपको दिया है वो मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। तो उसमें इसलिए हमने कम दिया है, और ज्यादा मैं मटेरियल पे, बहुत ज्यादा मटेरियल पे मैं कभी जोर नहीं देता हूँ। और उसका कारण ये है कि बहुत ज्यादा मटेरियल जो होता है वो बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत कंफ्यूज करता है। उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, और इसकी जो शुरुआत मैंने यहाँ पे की है, तो देखिए यहीं से डायरेक्ट जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वहीं से हमने शुरुआत की है। और आपको स्क्रीन पे दिख रही है ना उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, स्क्रीन तो शेयर हो गई है ना? शेयर है। तो जैसे आपसे प्रश्न यहाँ पे जितने प्रकार के मैंने बताए वो प्रश्न अगर पूछे जाएं तो आपको करना क्या है। जैसे एक बेसिक प्रश्न ये बनता है कि बोली और भाषा में अंतर बताइए। तो बोली और भाषा में जो अंतर आपसे पूछा जाएगा कभी भी, तो आप पहले लिखिए भाषा के बारे में। जैसे यहाँ लिखा है भाषा वह साधन है जिससे हमारे विचार व्यक्त होते हैं और हम इसके लिए ध्वनियों का उपयोग करते हैं, और इस तरीके से भाषा शब्दों और वाक्यों का समूह है जिससे मन की बात बताई जाती है। अब इतना भी अगर आपने लिख दिया तो आपका काम चल जाएगा। और उसके बाद की जो ये बात है ये और अच्छा करती है आपके आंसर्स को। तो अगर इसको पूरा आप याद कर लेते हैं तो ये काम भर का ही है, ना ज्यादा है ना कम है। ऐसे बोली को बता दीजिए, और इन दोनों को बताने के बाद 3 3 लाइन लिखने के बाद फिर बोली और भाषा में सामान्य अंतर जो होते हैं, देखिए 5 बिंदु यहाँ पे दिए हैं कि भाषा में व्याकरण होता है किंतु बोली में नहीं, भाषा की लिपि होती है बोली की नहीं, भाषा विस्तृत होती है बोली क्षेत्रीय, भाषा नियमों का मोहताज होती है बोली नहीं, सामान्य तौर पर मात्र भाषा होती है, सामान्य तौर पर मात्र भाषा होती है, भाषा नहीं, नहीं बोली नहीं। वॉइस कुछ आ रही गड़बड़ है क्या चल किसी को? वॉइस प्रॉपर आ रही है? वॉइस तो आ रही होगी। सही है सर। यस सर आ रही है। ये बीच बीच की ये समस्याएं बड़ा गड़बड़ कर देते हैं। पढ़ाइए सर पढ़ाइए। यस सर आप बताइए, आ रही है आवाज, आ रही है, क्लियर है? ठीक है। तो ये जो है आप ऐसे फटाफट इसको, मतलब ये प्रैक्टिस कर लीजिए, वहां पे आपको सोचना ना रहे। तो 2 3 4 लाइन भाषा का, 2 3 4 लाइन बोली का, जितना आपको याद आए उसको लिखेंगे। तो लगभग 50 शब्द दिए, 50 शब्द दिए, और ये ऐसे ही लगभग
30 से 40 शब्द ये हो जाएंगे तो 150 शब्दों का ये आंसर आपका तैयार हो जाएगा। और ये अगर आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा, 4 नंबर में पूछा जाएगा, नॉर्मली 3-4 नंबर में पूछा जाएगा, इतना लिखने के बाद आपको अगर 4 नंबर का है तो उसमें से 2.5 से 3 नंबर मिल जाएंगे। इससे ज्यादा आपको ना उम्मीद करनी चाहिए खुद से और ना एग्जामिनर को उम्मीद करनी चाहिए आपसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लोग हैं, अलग अलग बोली और भाषा के लोग हैं। इतना अगर लिख दे रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर फिर बोली दी हुई है। अब अगर बोली पर आपसे 60 नोट पूछ लिया जाए कुछ, तो भाषा के जिन रूप का प्रयोग साधारण जनता के समूह या घरों में होता है या उसे करती है जनता, उसे बोली कहते हैं। और भारत का उदाहरण ले तो लगभग देखिए इसमें लिखा है 650 बोलियां हैं। इतना इंट्रो दीजिए और फिर कुछ इसके बारे में अपना लिख दीजिए कि पूर्वी मतलब बोलियों में जैसे पूर्वी हिंदी है, बिहारी बोली है, पश्चिमी है, राजस्थानी है, इतना अपना करके छोड़ दीजिए। फिर यहाँ से परनिश्चित भाषा शुरू है। अगर परनिश्चित आपसे कभी पूछी जाएगी तो पूछी जाएगी, नहीं तो नहीं पूछी जाएगी। हाँ, एक चीज यहाँ पर मुझे कभी कभी लगता है कि पूछी जा सकती है, जैसे ये राष्ट्रभाषा दी है, ऐसे ही एक राजभाषा भी होती है। तो एक दिन मेरे दिमाग में आया था, देखो फिर मेरे दिमाग से स्लिप कर गया था। मुझे ये लग रहा है कि राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर एक और आपको मैं करवा दूं और इसका मैं नोट्स आपको दे दूं और उसको मैं बता दूं एक क्लास में, ये सही रहेगा, ये थोड़ा सा सही रहेगा। ये मुझे मतलब याद दिलाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं नोट किए ले रहा हूं कि इसको मुझे बताना। एक मुझे ये एक दिन और लगा था, फिर मैं भूल गया था। आज देखिए, इसीलिए जरूरी होता है थोड़ा सा इंटरेक्ट होना। राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा, वैसे ये पूछा आपसे जाएगा नहीं जल्दी, लेकिन मैं एक पेज इस पे आपको दे दूंगा, हो सकता है कभी पूछ लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बोलियां हैं तो इसको पूछने का कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन कभी कभी ये लोग फैशन में बहुत कुछ हो जाए, जैसे कई बार आप लोगों को जरूरत नहीं होती है लेकिन वो कपड़े आप पहनते हैं, और कई बार आपको जरूरत होती है और आप लोग कपड़े फैशन में नहीं पहनते हैं। तो आयोग का भी अपना स्वैग होता है, आयोग भी अपने स्वैग के हिसाब से चलता है, उसका जब जो मन करता है वो इधर उधर पूछ लेता है। तो उसमें बहुत ज्यादा है ना, परेशान नहीं होना है, एक पेज में हम इसको दे देंगे। फिर यहां पर जब आप आगे पहुंचेंगे तो देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर, एक तो ये पश्चिमी हिंदी तैयार कर लीजिएगा, इसमें आकार बहुला ओकार बहुला, ये कई बार यूपी कमीशन के कई उसमें पूछा गया है, और इतना ही आप कर लेंगे तो ये इतने में आप लिख देंगे, नंबर भी मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पर जो आपसे पूछा जाएगा ये उत्तर प्रदेश की बोलियां, यहाँ पे जैसे ये भोजपुरी पक्का तैयार कर लीजिए, और भोजपुरी की ध्वनिगत विशेषताएं और व्याकरणिक विशेषताएं, ये 5-5 जो बिंदु यहाँ पे मैंने लिखे, ये बहुत शार्ट करके लिखा है, इससे शार्ट ये हो ही नहीं सकता। वास्तव में इसकी विशेषता पढ़ने चलेंगे तो ये 2-2, 3-3 पेज के होती हैं। और न इतना आपको याद करने की जरूरत है, ना आप याद कर पाएंगे, कोई मतलब भी नहीं है। वो हम लोग जब हिंदी साहित्य पढ़ते हैं तब उसमें करते हैं, तो इसको कर लीजिएगा। तो इतना ये रटिए, चाहे जैसे भी रटिए, मैथमेटिक्स की तरह इसमें नंबर भी मिलते हैं। अगर ये 5 नंबर का या 4 नंबर का आया है तो इसमें 80% मार्क्स आपको, अगर 5-5 बिंदु आपने लिख दिए, 5-5 पॉइंट्स, तो आपको ये मिल जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। और ऐसे ही जैसे भोजपुरी, ऐसे ही अवधि के बारे में तैयार कर लीजिए, थोड़ा सा इंट्रो, और ये विशेषताएं जैसे ध्वनिगत और व्याकरणिक, कुछ ना हो कि ये पूरी ना याद हो आपको, तो ये 4-5 ही याद कर लीजिए यहां तक कि ऐसे ऐसे होता है। जो भी इनमें से जो भी आपको सरल लगे वही याद कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि पूरा याद हो और शुरू वाला ही 5 याद हो। मैं कह रहा हूं जो आपको सरल लगे वही याद कर लीजिए 5 विशेषता, और ऐसे ही व्याकरणिक, और इसका प्रैक्टिस अभ्यास कर लीजिए, जिससे कि ये आपको वहां पे सोचना ना रहे, वो आप आसानी से लिख पाए। और फिर खड़ी बोली पे बहुत कम उम्मीद है कि आपसे पूछा जाएगा, लेकिन खड़ी बोली भी तैयार है, और इसमें आप लिख भी लेंगे, 1-2 बार ये खड़ी बोली आप ये पढ़ लेंगे। जो भी हम जैसे जिस भाषा में हम लोग क्लास ले रहे हैं, दिल्ली के आसपास की जो भाषा है, वैसे खड़ी बोली तो हम लोग हरियाणा वाले तो लट्ठमा, कोई हरियाणा का होगा बुरा मत मानिएगा, वो लोग तो मतलब इतने प्यार से बोलते हैं कि लगता है उठाकर पटक दिए, इतना प्यार से, जब बिल्कुल आप पे लुटा देंगे, जब जैसे आई लव यू टाइप वाली लैंग्वेज बोलेंगे तब आपको लगेगा कि तमाचा मारे हैं, और अगर जो कहीं डांट वाट के बोल दिए तो लगेगा बम विस्फोट हो गया है। तो वही वाली जो बोली है उसको खड़ी बोली कहते हैं। लेकिन वास्तव में खड़ी बोली ये है जो हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, वो मतलब वो वैसे हम लोग कह देते हैं, लेकिन ये जैसे जिस भाषा में हम लोग की क्लासेस चलती हैं, जो हम लोग लिखने पढ़ने के लिए यूज करते हैं, वो जो भाषा है, जो बोली है, ये खड़ी बोली है। जैसे खड़ी बोली हिंदी भाषा का एक स्रोत है आजकल, ये आप जान लीजिए कि वही। अब ये खड़ी बोली का वैसे इतिहास में आप पढ़ते हैं तो जैसे अमीर खुसरो कुसरे दिया जाता है, ये सब यहाँ पे लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र जरूर लिखिए, जहां पे भी आप लिखिए
मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ। तो ये जो क्षेत्र है दिल्ली के आसपास के ये क्षेत्र हैं, दिल्ली को सेंटर में रखेंगे तो उसके चारों तरफ आप ऐसे घूमेंगे तो इसके पेरीफेरियल एरिया में दिल्ली के अंतर्गत जो भाषा है वो खड़ी बोली से मिलती जुलती, सबसे ज्यादा मिलती जुलती भाषा है। बाकी हम लोग भी जिसमें क्लास वगैरह कर रहे हैं तो ये खड़ी बोली में ही नॉर्मली हम लोग बोलते हैं। बाकी क्षेत्रगत इसमें अंतर पाया जाता है। अब यहाँ पे मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, यहाँ पे भी अलग अलग जाएंगे तो अलग अलग आपको जो उसका बोलने का टोन है वो चेंज होता रहता है। फिर देखिए अमीर खुसरो से लेकर भारतेंद्र तक और उसके पश्चात आधुनिक काल के साहित्यकारों ने भी खड़ी बोली में बहुत सारा काम किया है, अपनी रचनाएं की हैं, रूप परिवर्तित होता रहा। पहले की आप रचनाएं देखेंगे तो उसमें दूसरे तरीके की आपको दिखेंगे, बाद की आप रचनाएं देखेंगे तो आपको परिष्कृत होती चली जाएगी धीरे धीरे भाषा। तो थोड़ा बहुत ये भी आप तैयार रखिए। फिर इसकी भी ध्वनिगत और व्याकरणिक विशेषताएं है ना, तो ये सारी चीजें, और बस इतना तैयार रखिए इसमें। और बहुत जहां कठिन लगे उसको छोड़ दीजिए, उसमें बहुत परेशान नहीं होना है। जो विशेषताएं आपको सरल लगे उतना पढ़ लीजिए। ऐसे ही ब्रज की तैयार कर लीजिए। लेकिन शुरू की जो मैंने बताया है अवधी, और अवधी के साथ में भोजपुरी, और भोजपुरी ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में खड़ी इंपॉर्टेंट है, खड़ी बोली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास टाइम हो तो आप ब्रज को करिए, और नहीं तो अपना इसको छोड़िए। लेकिन ब्रज को भी कर लीजिएगा कोई, और बहुत इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर इसका ओरिजिनल मैं दे दूंगा, ये 16 पेज है ना, तो ये पहुंच जाएगा 50 पेज, जो बिल्कुल हम लोग साहित्य में पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिनका हिंदी साहित्य इसमें कई लोगों का होगा उनको पता होगा। यूपीएससी लेवल पे जब हम लोग पढ़ते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, पीसीएस में जब इसका अध्ययन करते हैं तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब ये विशेषताएं 60 करके लिखी गई हैं, हर एक विशेषता 2-2 पेज और हो जाएगी। तो पता चला कि 3-4 टॉपिक में 10 पेज ये बढ़ जाएंगे और भी कुछ फालतू चीजें हो जाएंगी। तो ये इतना आप कर लीजिए। उसके बाद कोई दिक्कत होगी तब भी बताइएगा। रटना तो आप ही को पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अगर कोई दिक्कत मेरी तरफ से दूर होने वाली होगी तो मैं बता दूंगा। एक ये राष्ट्रभाषा और राजभाषा पे चाहे मैं हैंड रिटन या कुछ भी होगा जिसमें 4-5 पॉइंट राष्ट्रभाषा और 4-5 पॉइंट राजभाषा के अंतर और उसके बारे में होगा तो मैं वो दे दूंगा आपको। ऐसा मुझे लग रहा है, हो सकता है कभी आयोग कहे कि नहीं इस बार तो हम थोड़ा सा परेशान करेंगे, इधर उधर पूछेंगे। सिलेबस में तो आपके उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां ही हैं तो पूछा यहीं से जाना चाहिए, तो ये हो जाएगा। दूसरा जो एक मुद्दा है उसको थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। टेस्ट आप लोगों के हैं, तो उस टेस्ट को भी मैं सर एक्सक्यूज मी सर, ये जो सिलेबस है उस सिलेबस में लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले अशुद्धियां। वो अशुद्धियां अलग अलग है। अशुद्धियां तो अलग टॉपिक है, उस अशुद्धियां पे आपसे हम पूछते नहीं रहते हैं बहुत सारी चीजें। अब अशुद्धियां देखो, अशुद्धियों पे आप बात करेंगे, डायरेक्ट ये प्रश्न इस पे नहीं बनाएंगे। अशुद्धियों पे तो नॉर्मली वाक्यों वर्तनी शुद्धि आपसे पूछी जाएगी, बाकी कोई अशुद्धियां वैसे ही नहीं पूछेंगे। व्याकरणिक दृष्टि से कोई जाके ऐसा नहीं पूछेंगे, मेरा जो अनुभव है लास्ट ईयर का जितने एग्जाम हुए हैं उसमें। बाकी वाक्यों वर्तनी वाली अशुद्धि आपसे पूछ सकते हैं। नहीं, सिलेबस में लिखा हुआ है ना उत्तर प्रदेश की बोलियां तथा, सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन वो कोई उसमें बहुत बड़ा वैसा प्रश्न बनता नहीं है। जहां तक माइक बंद कर लीजिए सर, ठीक है। अब हम आते हैं संक्षेपण वाले पे। इसमें देखिए आप सबकी कॉपी जिनकी चेक हुई है, ये सब देखो, ये कॉपी सब चेक होके अपलोड हो गए। हाँ, अब किसी की कॉपी बची नहीं है, अगर किसी ने आज ना अपलोड किया होगा टेस्ट वाली, अभी भी किसी की बची है तो वो बता दे। और टेस्ट भी सोच लीजिए। तो सर मेरी टेस्ट 2 की कॉपी बची हुई है जो मैंने कौन सी आपको व्हाट्सएप पे भी भेजी थी, अपने टेस्ट 3 का टेस्ट 2 की। अच्छा, टेस्ट 2 की बची हुई है आपकी, ऐप पे नहीं रही होगी। यस सर। हाँ ठीक है। नहीं सर, ऐप पे मैंने अपलोड किया था बट नहीं था कि मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था जब अपना नाम बताइए का मेरा चेक करके दिया। जिसकी बची है, एक बची पूजा और दूसरा बताइए। पूजा, प्रियंका, बस चलो ठीक है, इसको मैं अभी चेक करा। टेस्ट 3 यशपाल जी वो माइक बंद करिए। बस की यात्रा कौन सी यात्रा कर रहे हैं आप? पूजा हो गया, प्रियंका हो गया, और तीसरा क्या है? सोनम। सना की कॉपी ऐप पे अपलोड नहीं है, मैंने कल चेक कराई थी, मैंने खुद डिलीट किया। माइक बंद करिए।
आप लोग बहुत परेशान करते हैं। माइक क्यों नहीं बंद कर रहे हैं ये जो लोग घूम रहे हैं इधर उधर? माइक बंद करिए, नहीं तो मैं लीव करूंगा, यहाँ से रिमूव कर दूंगा। यशपाल जी माइक बंद करिए। यशपाल को मैं रिमूव कर दूं क्या? यशपाल जी माइक बंद कर लीजिए। सर लग रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है सना, आपकी कॉपी जो है ये आपकी कॉपी उस पे अपलोड ऐप पे सही नहीं हुई थी। कल मैं चेक कर रहा था किस किस की बची, तो आपकी डिलीट किया था। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लीजिएगा, थोड़ा सा काम की बात कर ले। हाँ बताइए सर मेरी कॉपी जैसे चेक दिखा रहा है उसमें, लेकिन जैसे चेक कॉपी में देखना चाह रहा हूँ तो वो शो नहीं हो रहा है, लेकिन नंबर कोई दिखा बात रहा है नहीं। हाँ कभी कभी हो जाता है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपकी कॉपी हमारे पास है, हम भेज देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, जिनका नंबर शो हो रहा है कॉपी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, व्हाट्सएप कर नंबर शो हो रहा दीजिएगा। है सर, कॉपी नहीं। हाँ हाँ तो चेक तो हो ही गई है, बस वो केवल कभी कभी हो जाता है। चलिए अब हम आते हैं अशुद्धियों वाला जो ये मैटर उठा था, तो इसमें तो मुझे लगता है कि वाक्य दे देंगे, वही अशुद्धि वही पूछेंगे उसको सही करने का। वही तो मैंने भी कहा कि उसमें कोई और चीज तो है नहीं। वाक्यों वर्तनी, मैंने भी तो बोला कि वाक्यों वर्तनी ही हो सकता है और उसमें कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, अब आइए हम आते हैं थैंक यू। संक्षेपण वाले मामले पे। संक्षेपण में जो कुछ लोगों की समस्या है और बार बार इसको करने की जरूरत है, क्योंकि ये 20 नंबर 15 से 20 नंबर के बीच का ये रहेगा, और 16-17 नंबर 20 नंबर जो भी इसमें ये लोग कर दें तो ये रहेगा। अब जो लोग नए हैं वो क्लास तो देख ही लें, क्लास तो पढ़ी ही हुई है, और जब जब मैं यहाँ पर आया हूँ आप लोगों के साथ लाइव चैट में, तो संक्षेपण पे जरूर बात हुई है। संक्षेपण और कहने का मतलब ये अवतरण वाले पे आपके पहले टेस्ट को ही मैंने खोल लिया है, क्योंकि कुछ उदाहरण मुझे चाहिए था, तभी मैं समझा पाऊंगा। तो पहला टेस्ट ही आपके सामने ओपन है। इसको जो लोग नए हैं और जो पुराने हैं, सब लोग को मैं 2-3 बातें बेसिक बताना चाहता हूं। संक्षेपण करने से संबंधित या गद्यावतरण से संबंधित किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उसका तरीका क्या होता है। सबसे पहले, क्योंकि ये अपठित गद्यांश होता है, तो सबसे पहले बिल्कुल कूल होके गद्यांश को एक बार बिल्कुल ऐसे पढ़ डालिए, जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं, ऐसे ही पढ़ना है। 2 मिनट इसमें लगेंगे। साहित्य का आधार जीवन है, इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है, उस पर अटारियां मीनार गुम्बद बनते हैं, लेकिन बुनियादें मिट्टी के नीचे दबी पड़ी हैं। इस समय जब मैं पढ़ रहा हूं, इसमें से 90% लोग कह रहे हैं कि ये बेवकूफी वाला काम है, इसको पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन मैं बताऊं, ये बेवकूफी वाला नहीं, ये बहुत होशियारी का काम है। इसको आप पढ़िए, मेरे साथ ही ऐसे पढ़ते चलिए, मन में, माइक खोलने की जरूरत नहीं है ना बोलने की। उन्हें देखने को जी भी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुगम, सुबोध और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है, वह जिस इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में रहता है। किसी को वह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में और किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। पहली बार आपने इसको ऐसे पढ़ा, 2 मिनट लगेंगे। अगर इसमें 250 शब्द होंगे तो 2.5 मिनट लग जाएंगे। मैंने शुरुआत में शुरू किया था पहले टेस्ट में प्रैक्टिस कराने से, छोटे छोटे पैरे देता था, अब थोड़ा थोड़ा बड़ा भी देता हूं। एग्जाम में भी ऐसा होता है, कभी छोटा कभी बड़ा पूछा जाता है। पहली बार जब आप इसको पढ़ेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप ऐसे पढ़ लीजिए, मान लीजिए कि आपने ऐसे कुछ भी पढ़ लिया है, दीवार पर ऐसे जा रहे थे, लिखा हुआ था, कुछ भी आपका उससे कोई सरोकार नहीं था, कोई मतलब नहीं था, कोई हेतु नहीं था, ऐसे पढ़ गए। वास्तव में समझ में नहीं आता है, क्योंकि यह अपठित गद्यांश होता है। बिल्कुल प्रेशर मत लीजिए। होता क्या है, एक बार पढ़ने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है, बस लोग प्रेशर में आ जाते हैं, कहते हैं अब इसके ये तो गया हाथ से, अब ये हमारे 15 नंबर 17 नंबर 20 नंबर जो भी पूछा जाएगा इस पे, वो हमारे चले गए। अब बिल्कुल पसीना पसीना हो जाएंगे, बिल्कुल ठंडक में भी उनको पसीना निकलेगा, लगेगा कि इनसे बड़े दबाव में कोई है नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं, किसी को भी, इवन जिसने इसको लिखा है, उसको भी अगर 2-4 साल बाद इसको पढ़ाया जाएगा तो पहली बार उसको
पढ़ के याद नहीं आएगा कि किस संदर्भ में इसने लिखा था, क्या विचार आए थे उस समय। आपको नहीं आया तो आप कोई बहुत बड़े गामा पहलवान नहीं है साहित्य के मामले में, या बहुत बड़े विद्वान अपने को मत समझिए। दिमाग से 2-3 चीजें निकाल लीजिए। आप बिल्कुल बहुत बड़े विद्वान नहीं है और ना विद्वान होने की जरूरत है। आप जितना मूर्ख समझेंगे खुद को उतना अच्छा आंसर लिखेंगे, जितना बच्चे बने रहेंगे उतना अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। जिस दिन आप अपने को बहुत विद्वान समझ के आंसर लिखने लगे तो सामने जो विद्वान बैठा है 70 साल का बूढ़ा जो आपकी कॉपी चेक करेगा, वो विद्वान आपकी खटिया खड़ी कर देगा। जरा सा ईगो उसका कहीं हर्ट हुआ तो मान लीजिए कि वो आपके मार्क्स ही काटेगा, और तो कुछ आपको कर नहीं सकता। फोन नंबर भी नहीं है कि आपको हड़का दे। तो एग्जामिनर के सामने आपको विद्वान नहीं बनना है, एग्जामिनर के सामने आपको अच्छा एक स्टूडेंट बन के आंसर लिखना है। तो इसकी शुरुआत होती है पढ़ने से। अगर आप सोचेंगे साहित्य के बारे में मुझे बहुत आता है, मुझे ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पूछा गया है मैं अपने मन से लिख दूंगा, तो आपसे ऐसा कुछ पूछा ही नहीं गया जो आप अपने मन से लिखें। ये अपठित गद्यांश है। आपको जो गद्यांश में दिया है उसी के आधार पर लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। मैं जोर दे रहा हूं इस बात पे, अपने शब्दों में लिखना है, अपने विचार नहीं लिखने हैं। अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिखना है, इससे शब्द नहीं कॉपी करने हैं, लेकिन अपने विचार नहीं लिखने हैं। जो विचार जहां लिखने होंगे मैं वो भी बता रहा हूं। तो आप बिल्कुल मूर्ख होके बेवकूफ बन के पहली बार इसको पढ़ लीजिए। आपको कुछ समझ में ना आए, आप खुशी मनाइए कि आप बढ़िया दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको लग गया कि सब समझ में आ गया तब भी दोबारा नहीं पढ़ेंगे। तो इसको बिल्कुल कूल होके आराम से पढ़िए, फिर दोबारा इसमें देखिए पूछा क्या क्या गया है। तो आपको पता चलेगा कि इसमें एक प्रश्न संक्षेपण का है, दूसरा है कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसका गद्यांश के आधार पर उत्तर देना है। तो साहित्य का आधार क्या है, साहित्य की जवाबदेहिता किसके प्रति सुनिश्चित है, और जीवन का उद्देश्य क्या है। ये 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। अब ये प्रश्न नॉर्मली 1-1 अंक के 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं, तो आपको कम लिखना होता है। अगर इसी को 2-2 नंबर का पूछा जाएगा तो अपेक्षाएं आपसे बढ़ जाएंगी, 50% और आप लिखेंगे, उसको मैं अभी बता रहा हूं। अब सबसे पहले यहां पर मैं आपको जो बताना चाहता हूं उस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि अब दूसरी बार आप प्रश्न देख लीजिए क्या क्या इसमें पूछा गया। और तीसरा प्रश्न एक और है, रेखांकित अंशों की व्याख्या। और चौथा प्रश्न यहां पर आपसे पूछा गया है वो है इसका टाइटल। इसका क्या है, टाइटल। ठीक है, अब आप यहां पे तो आपने आंसर देख लिया है, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं उसको अपने एक तरीके से बता रहा हूं। अब एक बार पढ़ने के बाद में आपने क्वेश्चन देखा, 1 मिनट में आपने क्वेश्चन देख लिया फटाफट कि क्या क्या पूछा गया। अब उसको क्वेश्चन दिमाग में रखते हुए, पहला क्वेश्चन यही है कि संक्षेपण करना है। संक्षेपण के नियम मैं आपको भी बता रहा हूं। तो संक्षेपण किस लिहाज से करना है, उन बातों को ध्यान में रख के वो देखेंगे। और जो ये दूसरा प्रश्न है, जो आपसे प्रश्न पूछे गए हैं इस गद्यांश से, उन प्रश्नों को दिमाग में रखते हुए इसको दूसरी बार आपको पढ़ना है। और फिर टाइटल देना ही है तो वो भी बात दिमाग में आप रखेंगे कि टाइटल क्या हो सकता है इसका। बाकी रेखांकित अंशों की व्याख्या जहां तक रही, तो ये सब यहाँ पर रेखांकित अंश हैं। इनका तरीका क्या है मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इसको भी ध्यान रखिएगा, इस पे जोर दीजिएगा। ज्यादातर ये लंबे लंबे स्टेटमेंट जो आपको दिख रहे हैं, कभी कभी ये लंबे अंडरलाइन किए जाते हैं यहां से यहां तक, और कभी कभी छोटे छोटे ऐसे भी कर लिए जाते हैं। तो हर तरीके का मैं उदाहरण आपको आपके टेस्ट में या प्रैक्टिस सेट में दे रहा हूं। सबसे पहले जब आपने पढ़ा था कुछ समझ में नहीं आया था, प्रेशर में नहीं आना है, दोबारा इसको अब पढ़ना है। अब थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना है। पहली बार जितना आपने पढ़ा था उससे बढ़िया से मतलब यह है कि अब ध्यान देके पढ़ना है, लेकिन टाइम ज्यादा नहीं लगाना है। टाइम पहली बार में अगर 2 मिनट लगा था तो इस बार 1.5 मिनट ही लगना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब पढ़िए, साहित्य का आधार जीवन है और इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है, उस पर अटारियां मीनार गुंबद बनते हैं। संक्षेपण की जहां तक बात है, मैंने आपको पहले भी बताया है, आज फिर मैं बता दे रहा हूं कि संक्षेपण कैसे करते हैं। उसके बाद मैं इसको दोबारा पढ़ूंगा, जैसे कि क्योंकि ये पहली लाइन में इसकी जरूरत पड़ गई है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। तो संक्षेपण जो किया जाता है, नए लोग विशेष ध्यान दें, संक्षेपण की जो शर्तें होती हैं। संक्षेपण में जो पहली शर्त है कि संक्षेपण 1/3 शब्दों में होना चाहिए। कहां तक 1/3 कैलकुलेट करना है, बिल्कुल मैथमेटिकल नंबर लाना है या 2-4 शब्द इधर उधर हो सकते हैं, तो मैं कहूंगा आपको 5% की छूट है, आप 5% इधर उधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये यहां पर दिए हुए हैं 165 शब्द, इसमें नॉर्मली शब्द दिए नहीं रहेंगे तो आपको गिन लेना है शब्दों को। 165 शब्द दिए हैं, लेकिन गिन जरूर लीजिएगा। ये नहीं कि अंदाजे से करने के कारण शब्द संख्या ज्यादा होगी, वो गड़बड़ है। तो इसको 3 से भाग दीजिए, तो ये लगभग आपका आ जाएगा कितना, 3 × 5 = 15,
और 3 3 5 15, है ना, 55 शब्द। तो आपका जो होना चाहिए वो 55 शब्दों में संक्षेपण होना चाहिए। तो संक्षेपण 1/3 शब्दों में करना है। 165 का 1/3 हो गया 55, तो आप 55 शब्दों में। लेकिन अगर ये 54 हो जाता है, या फिर ये 57 हो जाता है, या ये 53 ही रह जाता है, या ये 58 हो जाता है, तो बहुत घबराना नहीं है, काट पीट नहीं करनी है। दूसरा यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण संक्षेपण की शर्त है, अपने शब्दों में करना है, अपने शब्दों में। और शब्द अपने होना अलग चीज है और विचार अपने होना अलग चीज है। तो शब्द अपने होने चाहिए, लेकिन विचार कहां से लेंगे? यहां से। विचार यही रहेगा, बात यही रहेगी, लेकिन अपने शब्दों में। अब सीधा मैं इसका उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आप किसी के पास गए थे और आपसे आपके पापा ने पूछा, जब आप घर पहुंचे तो आपके पापा ने पूछा कि क्या बताया वो, तो आपने दुनिया भर की कहानी बताने से सीधा समझा कि इनको जो मेन बात है वो बता दी जाए, पूरी बात बताएंगे तो अभी प्रश्न भी दुनिया भर के होंगे और कहें, डांटेंगे भी कि जब उन्होंने ऐसा कहा तो तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा, ऐसा कहा तो ऐसा क्यों नहीं कहा, जब उन्होंने ये बोला तो तुमने क्या बोला। तो इससे अच्छा है कि आप शार्ट में बता दो। जैसे आप अपने पापा से बात करते हैं ना, लड़कियां तो पापा से खूब बढ़िया बात करती हैं, लड़के बचा करते हैं। घर का खर्चा महीने का खर्चा जब मांगना होता है तो मम्मी को फोन ज्यादातर जाता है, पापा को किसी को फोन नहीं जाता है। भोगा हुआ सत्य जो होता है और जो करीब से देखा हुआ सत्य होता है, उस पर मैं बोल रहा हूं। तो ये सबको देखा भी है, मेरा अपना भी अनुभव है कि वो पापा से शार्ट में बात की जाती है। तो संक्षेपण पापा से की गई बात है। पूछा क्या कहा, तो आपने दुनिया भर की कहानी बताने से अच्छा है अपने शब्दों में, डायलॉगबाजी नहीं की, उन्होंने ऐसा बोला फिर हमने ऐसा बोला, क्योंकि उसमें फंस जाएंगे आप। तो आपने अपने शब्दों में उसका जो सार था, जो मुख्य बातें थी, उनको संक्षेप में, संक्षेपण मतलब संक्षेप में, तो शॉर्ट करके संक्षेप करके बिल्कुल बता दिया। बाकी मम्मी से बाद में बताया कि मामला ऐसा ऐसा हुआ, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा भी दिया, तो वो तो विस्तार करके बताएंगे, क्योंकि मम्मी को डांटे वाटेंगे नहीं। अब कभी कभी मम्मी ज्यादा सख्त होती हैं, वो अलग बात है, बहुत कम ऐसी दशाएं होती हैं। लेकिन लड़के जैसा अपने पापा से बात करते हैं संक्षेप में, बिल्कुल शार्ट में, 1 मिनट में सारी बात खत्म हो जाती है, कितनी भी बड़ी बात हो। वैसा ही आपको करना है, तो अपने शब्दों में। लेकिन पापा से यहाँ पे वही बात है ना कि अपने शब्दों में बताना है, लेकिन झूठ नहीं बोलना है, दूसरी बात नहीं लिख देनी है, नहीं तो बाद में पता चलेगा तो पिटाई लगेगी। तो वही बात है कि यहां से विचार लेने हैं, यहां से भाव लेने हैं, यहां से प्रसंग लेना है, यहां से चीजें लेनी है, अपने शब्दों में व्यक्त करना है। अब कैसे इसको संक्षेप करें? मुद्दा ये आता है, बता देना तो आसान है। पहले ही लाइन में मुझे जरूरत पड़ी थी इसकी, तभी मुझे याद आया था कि साहित्य का आधार जीवन है, और इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है, उस पर अटारियां, मीनार, गुंबद बनते हैं। जितना कुछ इसमें उदाहरण दिया हुआ हटा दीजिए, जितना भी कोई प्रसंग दिया हुआ समझाने के लिए उसको हटा दीजिए। पैराग्राफ में संक्षेपण करते समय जितना उदाहरण दिया है, प्रसंग दिया है, उसको हटा दीजिए। लोकोक्ति, मुहावरे कई बार व्याख्या करने के लिए, संक्षेपण में समझाने के लिए यूज किए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं उनके, उन सबको हटा दीजिए। सूत्र वाक्य पकड़िए, बिल्कुल शॉर्ट में, जो बात सबसे कम शब्दों में, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो वो वाले शब्द इस्तेमाल करिए, उस तरीके की भाषा आप इस्तेमाल करिए। ठीक है, अब यहां पे आगे पढ़िए, मैं समझाता हूं, फिर आपको संक्षेपण फाइनल करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन बुनियादें मिट्टी के नीचे दबी पड़ी हैं, उन्हें देखने को जी भी नहीं चाहेगा। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए अनंत है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है, इसलिए सुगम, सुबोध और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाबदेह है या नहीं हमें नहीं मालूम, लेकिन साहित्य तो मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है वह जिससे इधर उधर नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। अब यहाँ पे जब इसकी व्याख्या करनी है तो आप इस पे ध्यान रखिए कि जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। अब इतने की क्या व्याख्या करेंगे आप? बार बार आप सोचेंगे तो कहेंगे कि भाई है, जीवन का उद्देश्य आनंद है, लोग आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। किसी को आनंद किसी चीज में मिलता है, किसी को दारू पी के मिलता है, किसी को तीर्थ यात्रा करके मिलता है, किसी को कुछ बदमाशी करके मिलता है, किसी को राम नाम जप के मिलता है ना। तो इतनी की व्याख्या आपको वास्तव में नहीं करनी है, इसके आगे पीछे भी चीजें दी हैं। देखिए, मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में रहता है, किसी को यह रत्न में, किसी को द्रव्य में, किसी को भरे पूरे परिवार में। देखिए यहां मिला आपको, तो ये जीवन का उद्देश्य आनंद है। ये अंडरलाइन तो इतना किया गया था, या अंडरलाइन जो भी लाइन की जा रही है, तो वो केवल उतने की व्याख्या आपको नहीं करनी होती है,
उसके आगे पीछे देखना होता है, और आगे पीछे ही नहीं देखना होता है, पूरे पैराग्राफ के सार के आधार पे, पूरे पैराग्राफ की निचोड़ के आधार पे व्याख्या करते हैं। तो मनुष्य, अब इसकी व्याख्या आप अगले लाइन में यहां से कर सकते हैं, लेकिन इसी को मत उतारिएगा, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे होगी। लेकिन साहित्य का आनंद, क्योंकि ये साहित्य के बारे में है, तो साहित्य का आनंद सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा माना गया है। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ते जाइए, दिमाग में रखिए। और इसका उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है, और उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। मुझे पूरा यकीन है दोबारा जब आप इसको ऐसे पढ़ेंगे तो आपको लगभग 50-60% चीजें अब समझ में आ गई हैं। अब जब तीसरी बार पढ़ना है तो उसमें करना क्या है, अब जब पैराग्राफ उठाना है, ये वाली व्याख्या करने आप जा रहे हैं, उसी समय पढ़ना है। संक्षेपण करना है तो उस समय पढ़ना है। संक्षेपण, तीसरा अगला नियम है कि संक्षेपण जब आप करें तो पहले संक्षेपण का रफ कार्य जरूर कर लें। रफ कार्य इसलिए जरूरी है, पीछे जो पेजेस आपको दिए रहते हैं रफ वर्क के लिए, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर उसको आप कर लेते हैं तो आपकी जो ये गलतियां हैं कि 57 शब्द होना चाहिए, 55 होना चाहिए, 56 होना चाहिए, या कटिंग हो गई, तो आपके पास वहां पे स्कोप नहीं होता है, वहां पर आपके पास इतनी जगह नहीं होती है। निश्चित जगह आपको दी जाएगी, उसी में आपको करना होगा। हाशिया बना रहेगा दोनों तरफ, 3 तरफ, नीचे खाली रहेगा, बाकी उसी पेज में आपको लिखना है। आपको बी कॉपी सी कॉपी वाला कोई सुविधा कोई दी नहीं जाएगी, तो कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, तो दिमाग से इसको निकाल देना है। तो आप रफ कर लीजिए, अगर बाई दी में 65 शब्द हो गए हैं तो उसको 55 ले आइए, अगर 57-58 है तो वहां से इसको फ्रेश यहाँ पे उतार दीजिए। क्योंकि इतना करने के बाद आपके जो मार्क्स हैं वो, जैसे आप वैसे करेंगे, कटिंग कर देंगे तो मार्क्स मिलेंगे 1.5, 2, और अगर आपने साफ सुथरा बढ़िया कर दिया, 5 नंबर का पूछा गया है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे 4, 3.5। तो 2 नंबर के लिए इतना काम अगर रफ कर लीजिए फटाफट तो ये ठीक है। टाइम इसमें लगभग रहेगा आपके पास पर्याप्त। प्रैक्टिस जो लोग कर रहे हैं उनके लिए, बाकी जो लिखना नहीं जानते या बहुत स्लो लिखते हैं उनके लिए समस्या टाइम की होगी। तो संक्षेपण अब जैसे इसका करना है तो संक्षेपण में 1/3 शब्द अपने शब्दों में, और लाइनें से कट पेस्ट नहीं करनी है। अब देखिए यहां पर क्या है, साहित्य का आधार जीवन है, और इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है, उस पर अटारियां, मीनार, गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादें मिट्टी के नीचे दबी हैं। संक्षेपण करना है तो ये सब नहीं उतारना है। देखिए यहाँ संक्षेपण मैंने जो किया है, टाइम कम है, नहीं तो मैं पूरा फिर से, लेकिन ठीक है, पर्याप्त है, जो भी हम कर रहे हैं ऐसे ही करना था। जीवन ईश्वर की कृति है, जीवन ईश्वर की कृति है, और साहित्य जीवन को दर्शाता है। बस इतना दिखा दिया गया। साहित्य जीवन का आधार है इस तरीके। हाँ, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आप यही सीक्वेंस बिल्कुल फॉलो करें। हो सकता है कोई लाइन आपको यहाँ पे अच्छी लगी है और उसको आप यहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, ये वाली लाइन अच्छी लगी है और संक्षेपण यहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। बस इतना नहीं होना चाहिए कि अंत की बात बिल्कुल फर्स्ट में ना आ जाए। पहली जो बात यहां तक कही गई है, यहां से शुरू की गई है, यहां तक कही गई है, वो एक ही तरीके की बात है, तो आप शुरू कर दीजिए। जैसे यहां शुरू किया गया है कि जीवन ईश्वर की कृति है और साहित्य जीवन को दर्शाता है। जीवन का संबंध लौकिक और पारलौकिक जगत दोनों से है ना। जैसे जीवन परमात्मा की सृष्टि है इसलिए अनंत है, अगम्य है। साहित्य मनुष्य की सृष्टि है इसलिए ऐसा इसमें लिखा गया है। जीवन परमात्मा को अपने कार्यों का जवाब दे है या नहीं, ये नहीं मालूम, ऐसी बातें कही गई हैं। लेकिन जब आप भाव आप निकालेंगे तो यही है कि जीवन का संबंध लौकिक और पारलौकिक दोनों जगत से है, ईश्वर से भी है, और हम लोग यहाँ पे रहते हैं इस पृथ्वी पर तो लौकिक जगत से भी है। वही साहित्य का संबंध हमने बता दिया कि उसका संबंध लौकिक जगत से है। साहित्य तो हमारे बीच में ही रचा जाता है, साहित्य तो हमारे बीच की ही बातें की जाती हैं उसमें ना। अब कोई आप कहेंगे धार्मिक साहित्य भी होता है, तो हमारे बीच में ही जो चीजें अनुभव हैं उन्हीं के आधार पर लिखा जाता है ना। फिर लिखा कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है। अब आप कहेंगे कि इसको तो हमने जीवन का उद्देश्य ही आनंद है केवल बदला है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि सब कुछ हम बिल्कुल नया लाके रख देंगे। शब्द तो हमने अपने लिखे हैं और अपने शब्दों में हमने ये बात कह दी है। फिर साहित्य का आनंद सर्वोपरि है क्योंकि साहित्य सुंदरता और सत्यता को दर्शाता है। कैसे हम इतने कम में कर पाए? ये जितना उदाहरण दिया था, अटारियां, मीनार, गुंबद, सब हमने हटाया। इसकी नींव साहित्य की दीवार पर खड़ी है, इसको हमने हटा दिया, है ना। जितना इन्होंने समझाया था कि जवाबदेह है या नहीं है, ये फिर से मैं मिटालता हूं, ये सारी चीजें हमने यहां से हटा दी क्योंकि ये समझाने के लिए लेखक ने कहा था। कहना वो चाह रहा था, साहित्य की महत्ता बताना चाह रहा था, छोटी बात कहना चाह रहा था,
लेकिन उसको समझाने के क्रम में उसने उदाहरण देके अपनी बातों को बढ़ा दिया था। तो हमने उन सारे उदाहरणों को हटा दिया कुछ भी, और यहां पे इतनी बात कही थी कि जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। फिर उसने कहा मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में रहता है, किसी को रत्न में मिलता है, किसी को द्रव्य में, किसी को परिवार में, किसी को भवन में, किसी को ऐश्वर्य में। तो ये सब समझाने के तरीके हैं। हमने केवल लिखा कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है और इतने से काम हमारा हो गया। ये सब समझाने की बात नहीं है। अगर ये ना भी दिया होता तो हम सोच सकते थे, किसी को लग्जरी कार चाहिए, किसी को, अब जैसे बप्पी दा थे तो उनको सोने में आनंद मिलता था, वो सोना ही पहनते रहते थे। कई लोग हैं जो घूमते फिरते रहते हैं, उनको घूमने में आनंद मिलता है। किसी को खाने का शौक होता है, खाने में आनंद मिलता है, अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं। हमारे एक परिचित है, उनका रिकॉर्ड है कि जहां भी जाते हैं वहां समोसा जरूर खाते हैं। वो मतलब तनिक देर के लिए भी कहीं जाएंगे तो उतर के ढूंढ के पूछेंगे यहाँ सबसे अच्छा समोसा कहाँ मिलता है, तो वो वहां जाके समोसा खा लेंगे। तो वो भी एक आनंद है। बहुत सारे लोगों को फिल्म देखने का शौक होता है, तो वो लोग कहेंगे कि हम कहीं भी जाते हैं तो एक शो जरूर देखते हैं, तो वो जाएंगे, टिकट लेंगे और शो देखेंगे। किसी को पता चलता है कि पीने पाने का शौक है, तो वो अपना आनंद, आप लोगों में से किसी को हो तो तुरंत त्याग दीजिए, ये बहुत अच्छी चीज नहीं है ना। तो कई लोग कहेंगे पार्टी वार्टी जब होती है थोड़ा बहुत मार लेते हैं, बाकी ठीक है, हम ज्यादा नहीं पीते हैं। अरे ठीक है, उतने तक ठीक है, लेकिन ये कब ज्यादा हो जाता है ये सही नहीं है। लेकिन आनंद की खोज में ही आदमी ये सब करता है, कहने का मतलब केवल ये है। तो ये सब हमने हटा दिया, ये सब बताने की जरूरत वहां नहीं थी, कुछ जरूरत नहीं थी। ये सब आप काट सकते हैं, ऐसे ही पैराग्राफ आपको मिलेंगे और ऐसे ही उदाहरण आप यहां से हटा देंगे। फिर उसके बाद में उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो हमने यहाँ लिख दिया साहित्य का आनंद सर्वोपरि है, क्योंकि साहित्य सुंदरता और सत्यता को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे है ना, जो सुंदर है और जो सत्य है, ये सारी चीजें इंक्लूड करके और लास्ट लाइन में हमने ऐसे लिख दिया। तो उदाहरण हटा देने हैं, जितना लेखक ने समझाने के लिए कहा है वो हटा देना है, यानी कि जो भी प्रसंग लिया है, जो भी उसने कभी मुहावरे लोकोक्तियों की बात यहाँ पर की होगी, उनका उपयोग इसमें नहीं है वैसा कुछ। लेकिन अगर ऐसा होता तो उसको भी आप हटा देते, अपने शब्दों में ऐसा कुछ आप कर देते हो। एग्जैक्ट ये 55 बैठ गया, हो सकता है 56 होता तब भी, या 54 होता, 57 होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। 2-4 शब्द की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब अगर इसमें कोई समस्या है तो कृपया आप हमसे पूछें, बताइए। सर शीर्षक ढूंढने में समस्या होती है। अरे अभी शीर्षक अभी तो आ रहे हैं, संक्षेपण। ज्ञानी जी आप तो इतना बढ़िया लिखते भी हैं, शीर्षक तो अभी हम आ रहे हैं। आपने एक गड़बड़ी की थी, ऑब्लिक लगा के कई शीर्षक लिखे थे। अभी संक्षेपण में जितने भी लोग हैं हमको सुन रहे हैं, संक्षेपण करने में कोई बात बताइए। नमस्ते सर। सर आप क्लियर हो गया सर ये बताइए सर, भावार्थ और संक्षेपण सर एक ही है या फिर अलग अलग चीजें? नहीं, भावार्थ जो होता है वो सारांश होता है ना। देखो थोड़ा सा संक्षेपण में बातों को संक्षेप में रखना है, भावार्थ में थोड़ी सी छूट होती है, भाव लगा के करना। संक्षेपण में 1/3 शब्द ज्यादातर किताबों में मिलता है कि 1/3 शब्दों में करना है तो करना है। संक्षेपण में थोड़ी सी छूट, उसमें भावार्थ में थोड़ी सी छूट है, कभी कभी 1/4 शब्द 1/3 शब्द दोनों के बीच में कुछ भी कर दे हैं। लेकिन संक्षेपण में ये शब्दों वाला जो नियम है ये थोड़ा ज्यादा, मतलब आप कह सकते हैं इसको चेक किया जाता है, ज्यादा अच्छे से लागू किया जाता है। भाव अर्थ यानी कि किसी की बात आपने समझा, जैसे किसी ने आपको गाना सुनाया, दिल के टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, टुकड़े टुकड़े करके, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप वो गाना सुना के ही बताएं। आप कह सकते हैं फलाना व्यक्ति 14 फरवरी को कहीं गया था और उसकी जो साथनी थी और वो आई थी, लेकिन उसने प्रपोज किया और वो नहीं माना और वो चला गया। तो भाव अर्थ आपने ये लगा दिया। लेकिन जब संक्षेपण करना होगा तो उसी गाने को दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, किसी को शॉर्ट में कुछ बताएंगे, मैं समझाने की कोशिश केवल कर रहा हूं। भाव जब आप लेंगे तो आप थोड़ा बहुत मतलब दूसरी तरफ भी जा सकते हैं, हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। वो भी भावार्थ भी उसी आधार पे करना होता है, लेकिन संक्षेपण में बिल्कुल उसी जो दिया हुआ है वही बातें करनी है, उसी आधार पे अपनी बातें करनी है। इतना आपको ध्यान रखना है ना। बाकी यहाँ पे आपसे केवल यही पूछा जाएगा, संक्षेपण ही। एक कंफ्यूजन यहाँ नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, हम संक्षेपण डिस्कस कर रहे हैं, आपके दिमाग में भावार्थ चल रहा है।
आपसे कोई उम्मीद दूर दूर तक नहीं है कि आपसे संक्षेपण की जगह भावार्थ पूछ लिया जाए, है ना। हाँ, जिनको आरओ मेंस देना है, आरओ वाले लोगों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए कि वहां पे सारांश पूछा जाता है, तो सारांश और भावार्थ वो लगभग एक होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सर अब पीसीएस में अपठित गद्यांश की व्याख्या लिखनी होती है, जो ये यहाँ पे संक्षेपण है, तो व्याख्या कैसे करेंगे? इसको पहले कर ले, फिर पीसीएस वाला बात करते हैं, क्योंकि फिर लोग कंफ्यूज होने लगेंगे। यहाँ पे शायद 5% भी लोगों का पीसीएस नहीं होगा। तो ये संक्षेपण तो क्लियर हो गया ना, व्याख्या भी इसमें खैर आ रही है। संक्षेपण क्लियर हो गया ना, किसी को कोई संक्षेपण में जरा सा भी डाउट हो, क्योंकि अब कोई जरूरी नहीं कि संक्षेपण का सेशन फिर से होगा। यस सर, कंप्लीटेड। हाँ, अब देखो, अब हम अगले उस पे चलते हैं, हम लोग आते हैं अब इस पे। ये दूसरा जो है प्रश्नों का उत्तर जो लिखना है, इसमें दो तरीके इन्होंने, जैसे एक होता है कि ये कह देते हैं इसका जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करने कहते हैं, और एक अर्थ कहते हैं, एक तो ये, और दूसरा यहाँ पर जो एक स्पेशल क्वेश्चन रखा गया है वो इसके आधार पर, गद्यांश के आधार पर उत्तर देने के लिए कुछ गद्यांश से ही प्रश्न बनाए जाते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये रहता है कि ये प्रश्न बड़े सरल कभी कभी होते हैं, कभी कभी कठिन रहेंगे, ज्यादातर ये बड़े सरल होते हैं। जैसे इसमें पूछ लिया गया कि साहित्य का आधार क्या है, ठीक है। तो आप जब पैराग्राफ पढ़ रहे होंगे तो आपको मिल जाएगा कि साहित्य का जो आधार है वो जीवन है, जीवन ही साहित्य का आधार है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, साहित्य का आधार क्या है, तो आपने पैराग्राफ पढ़ा और आपने इसमें समझा, और कहीं आपको एक लाइन मिली कि जो जीवन है वही साहित्य का आधार है ना। इसी नींव पर साहित्य की दीवार टिकी हुई है, साहित्य का आधार जीवन है। पहला ही लाइन, पहली ही पंक्ति यहाँ पर दी हुई है, आपने इसको पढ़ लिया। यहाँ पे आप थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। आपने सोचा कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा गया तो आपने कह दिया कि साहित्य ही जीवन का आधार है, या जीवन का आधार साहित्य है, जिस भाषा में, इतना लिख के छोड़ दिया। मेरा कहना होता है कि इतना आप और लिखें, है ना। ठीक है। निशा गुप्ता, निशा जी, हाँ ठीक। तो ये जो है आप इतना और लिखें, क्योंकि ये 1 नंबर जो आपको देने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि इसमें से ये कुछ भी काट ना पाए। नॉर्मली ये कुछ भी आप करेंगे आपको ये आधा नंबर ही देंगे। हिंदी के टीचर, एक चीज मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानिएगा, किसी के घर में भी टीचर हो सकते हैं, मेरे पापा खुद टीचर ही रहे हैं, और लेकिन उसमें होता यह है, पापा खैर हिंदी के नहीं थे, लेकिन हिंदी के टीचर्स में एक चीज ये होती है कि ये लोग छिद्रान्वेषण करके मार्क्स काटने की खूब कोशिश करते हैं। ये चीज मैंने देखी है, अपना अनुभव मैं बता रहा हूं। तो इन लोगों को थोड़ा सा आप खुश करने की कोशिश करिए। और हिंदी में सबसे ज्यादा अवसर होता है श्रृंगारिक लिखने का, ऑर्नामेंटल लिखने का, बिल्कुल सजावट वाली भाषा, है ना, सजावट कर दीजिए। तो पूछा इतना ही है, लेकिन आप थोड़ा बढ़ा दीजिए इसमें कुछ, कि साहित्य जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को दर्शाता है, ये आपको पता है। अब मैंने आपसे कहा था कि अपनी बातें लिखनी है, अपने विचार भी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, तो यहीं पे आप लिख सकते हैं कि ये आप भटकेंगे नहीं, पैराग्राफ से ही रिलेटेड बात आप कर रहे हैं। यहाँ पे आपने ऐसा नहीं कहा कि श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, ऐसा कुछ नहीं कह दिया है जो पैराग्राफ में नहीं दिया था। आपने पैराग्राफ की ही बात कही है, लेकिन उन्होंने पूछा कि साहित्य का आधार क्या है, तो आपने बताया जीवन साहित्य का आधार है, या जीवन ही साहित्य का आधार है, या साहित्य का आधार जीवन है। जिस भाषा में आप लिखिए, सेंटेंस आप फॉर्मेट कर लेंगे, और उसके बाद में थोड़ा सा और लिख दीजिए कि साहित्य जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। अब अगर 1 नंबर का ये क्वेश्चन होगा और वो आधा दे रहे थे, ज्यादातर लोगों ने ये लिखा है तो उनको आधा दे ही रहे थे, आपने इतना एक्स्ट्रा कर दिया। अब आधा से 1 के बीच में कोई नंबर दिया नहीं जाता है, नॉर्मली कोई नहीं देता, 3/4 नंबर कोई नहीं देता है। तो कहेंगे यार चलो ये थोड़ा सा बढ़िया इसने किया है, तो 1। तो इतना लिखने से हो सकता है जस्ट डबल हो जाए आपका मार्क्स, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आपने इतना लिख दिया तो आपके ये मार्क्स कितना ये काटने की कोशिश करेंगे, ये काट नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने ये दर्शा दिया कि हमने पूरी बातों को समझ लिया है, और मैं जो लिख रहा हूं वो समझ के लिख रहा हूं। बाकी परफेक्शन अगर आप कहें तो हो सकता है एग्जामिनर को ये इतना लिखने के बाद भी लगे कि नहीं और अच्छा लिखना चाहिए, तो आधा तो आपका कहीं नहीं जाता है, इतना तो मिलेगा ही, ये बात मैं कह रहा हूं। और अगर
एक झटके में उनको उसको पसंद आ गया और एक में आपको 1 नंबर मिल गए, तो अगले में कम भी अच्छा लिखा है तो उसमें भी कहेंगे चलो 2। हो सकता है उसमें आधे भर का भी आपने लिखा हो तो भी आधा मिल जाएगा। तो शुरुआती, जब आप शुरुआत करिए तो शुरुआती आंसर, खैर शुरुआती आंसर अब आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से आपके शुरुआती होंगे, आप भले बाद में करें, लेकिन वो रहेगा तो प्रिंटेड है QCA में जो रहेगा, QCB में क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट जो आपकी रहेगी उसमें तो नियत स्थान है उसका। तो ये भी आप नहीं कर सकते। जैसे पहले क्या होता था कि हमको जो अच्छा आता था उसको हम पहले लिख देते थे। नॉर्मली ऐसा करना नहीं चाहिए, कॉपी चेक करने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन लोग ऐसा कर देते थे। और जो कमजोर क्वेश्चन होते थे पोर्शन, उनको बाद में करते थे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि शुरुआती ये निश्चित जो पहला क्वेश्चन है सबकी कॉपी में यही रहेगा, निश्चित है। तो इसमें राइटिंग भी अच्छा रखिए, पूरा दिलो दिमाग बढ़िया से लगा के अच्छे से इसमें अपना पूरा 100% दीजिए। और जब संक्षेपण पढ़े ना लेखक, वो सॉरी एग्जामिनर, तो लगे कि हाँ दूसरा लेखक उसने देख लिया और इसको बहुत बढ़िया आता है, और ये सब थोड़ा बढ़ा के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं, ये सारा हो गया, अब इसमें आप समझ जाएंगे। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या, यहाँ पे देखिए जो 6 नंबर आपके हैं हमारे हिसाब से, हो सकता है ये 6 रहे, हो सकता है 9 पहुंच जाए, हो सकता है ये 3 ही रह जाए, जैसे भी है, लेकिन एवरेज मैंने रखा है 6 मार्क्स लगभग ये दिलाएगा आपको। इसका नियम क्या होता है, जो भी रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है तो ये जस्ट संक्षेपण का उल्टा है। एक तो ये ध्यान लीजिए, जहां पे आपने संक्षेपण में 1/3 किया था वहीं यहां पर गुणे 3 करेंगे, यानी कि वहां पे 3 लाइनों का 1 लाइन किया था, यहां पे 1 लाइन का 3 लाइन कर देंगे, यानी कि कम से कम 10 शब्द की व्याख्या 30 शब्द में करेंगे आप। तो अगर पहला सेंटेंस आपने देखा और जो अंडरलाइन सेंटेंस है उसको आपने देखा कि यहां से यहां तक अंडरलाइन है, तो फटाफट काउंट करिए, 1 2 3 4 5, ये है का नी सब काउंट होगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आप तुरंत दिमाग में लाइए कि 50 शब्द से ऊपर 60 शब्दों तक इसकी व्याख्या लगभग करनी है। ठीक है, कभी कभी अर्थ शब्द यूज कर लेता है, ज्यादातर रहता है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, कभी कभी अर्थ करके भी पूछता है। सिलेबस में आपकी व्याख्या ही लिखा है, एक सिलेबस था उसमें अर्थ लिखा हुआ था, लेकिन उसमें पूछा व्याख्या ही था। तो अर्थ लिखे व्याख्या लिखे, वो बात वही है कि उसको समझाना है आपको, उसको व्याख्यायित करना है, तो कम से कम 3 गुना में करिए, और बाकी नियम वही है, अपने शब्दों में करना है। लेकिन अब जो मैंने यहां कहा था इस पे ध्यान दीजिए, मैंने यहां कहा था कि उदाहरण हटा दीजिए, तो यहां पे उदाहरण जोड़ दीजिए। यहां मैंने कहा था प्रसंगों को हटाइए, जो भी उसने दिया है समझाने के लिए उसको जोड़िए। 3 गुना क्या कैसे करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि शब्दों को खींच खींच के बढ़ा देंगे, आपको तो कुछ लिखना पड़ेगा तभी तो बढ़ेगा। तो उदाहरणों को यहाँ पे जोड़ना है, प्रसंगों को जोड़ना है। अब यहां पर आपका जो अलग का ज्ञान है, इस पैराग्राफ से अलग का जो ज्ञान विशेष आप रखते हैं, जैसा कुछ आपने सुन रखा है, साहित्य के बारे में पैराग्राफ है, आपके भी कुछ साहित्य के बारे में विचार हैं जो इस पैराग्राफ से मिलते जुलते हैं, उनका उपयोग यहां पर कर लीजिए। मुहावरे लोकोक्तियां कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे सेट बैठ रही हैं, तो आप उनका प्रयोग कर लीजिए। आप उनके बारे में यहाँ पर अगर पा रहे हैं कि इनसे मिलती जुलती जानकारी हमको पता है, उससे मिल रही है, तो उनका उपयोग कर लीजिए। यहाँ पर जो संक्षेपण में जो चीजें हटानी है वो चीजें यहाँ पर बढ़ा देनी है। तो कई बार होता नहीं कि हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, खास करके पहली बार किसी से मिलने गए, है ना, आप कहेंगे कि ये सारे उदाहरण ये प्रेम मोहब्बत वाले क्यों होते हैं, ये ज्यादा समझ में आते हैं, समझ रहे हो, ये ऐसे उदाहरण होते हैं जिनका कोई तोड़ नहीं, ये सब याद आते हैं ना, अपने दिन याद आने लगते हैं, इंटर के बाद वाले सबको, बिल्कुल 100% सबको, कोई झूठ नहीं बोलेगा, मैं किसी से पूछूंगा भी नहीं, तो ये याद आते हैं। अब कोई गया आपका दोस्त मिलने, तो आपने पूछा क्या हुआ, अब पता चला कि जो नायिका थी वो रोड के उस पार खड़ी थी जब ये मिलने गए थे, और ये इस पार खड़े थे, तब तक मोहल्ले का कोई आया और नायिका ने इशारा किया भागो, और ये भाग आए। लेकिन जब दोस्त से बताएंगे तो जानते क्या बताएंगे, गए बैठे चाय वाय पिए, बेंच पे सामने सीट पड़ी थी तो उसने कहा बगल में आके बैठो, तो हमने बगल में रख ली सीट। तो मुझे तो बड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन अपने हाथ से उसने खिलाया रसगुल्ला, जो था एक ही रसगुल्ला, चम्मच तो 2 थे, लेकिन उसने एक रसगुल्ला पहले हमने खत्म किया,
फिर दूसरा रसगुल्ला, फिर हमने उसी चम्मच से खाया, आगे डॉट डॉट डॉट। असलियत क्या थी? बस मिलने गए थे, इतना सही है, लेकिन रोड की उस पार से ही भाग आए, ये भी उससे ज्यादा सही है, बढ़ा चढ़ा के बता दिए। वो काम यहां पे करना है। बात समझ में आ रही है? टॉपिक से नहीं भटकना है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के बता देना है। यहाँ पे व्याख्या कैसे करेंगे, अर्थ कैसे लिखेंगे, समझाएंगे कैसे, ये कुछ चीजें ऐड करेंगे। बस ये ध्यान रहे कि वो इसके जो ये यहां पर दिया है पैराग्राफ, इससे अलग ना हो, इससे बियॉन्ड, इधर मतलब इधर उधर ना जाए, आप बहुत इधर भटकाव ना करें, चल जाएगा। तो इतना झूठ चल भी जाता है। अब पता चला कि कुछ दिन बाद पोल खुल जाती है, तो वो बाद की बात है, तब तक तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पे वो पोल खुलने कोई गुंजाइश नहीं है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा, मतलब एक चीज में बताओ, जितने लोग ये जो ज्यादा छोड़ने वाले लोग हैं, वो ज्यादा जल्दी सफल होते हैं। और इसका उदाहरण हमारे राष्ट्र के डॉट डॉट डॉट, मतलब जितना बढ़िया आप समझा ले जाएं चीजों को, है ना। हमारे राष्ट्र के जो सबसे प्रमुख हैं, तो मतलब प्रमुख से जस्ट मतलब जो वास्तव में प्रमुख होते हैं, तो देखिए कितने, अरे मैं क्यों बोलूं भाई, किसी की भावनाओं को मैं क्यों आहत करूं, ठीक है। तो मैं भाई उनको नहीं बोल सकता, कट्टर भाजपाई आदमी हूं मैं। मेरे पापा कहीं क्लास देख लेंगे तो मुझे कहेंगे कि मतलब ये क्या क्या बोल रहे हो तुम, ऐसा बोल सकते हो, और वो प्रधानमंत्री भी हैं, चलो मैंने बोल ही दिया। तो आजकल ऐसे लोगों की थोड़ी सी सफल होने की जो दर है वो बहुत ज्यादा होती है। जितनी लब्बाजी कर सकते हैं आप उतनी करिए। निबंध में जब आप लिखने लगे ना, तो जितना बढ़िया से ऑर्नामेंटल लिखेंगे, यूपी कमीशन की बात बता रहा हूँ, यूपीएससी में ये आइडिया थोड़ा सा अच्छा नहीं है। वहां पे थोड़ा सा मतलब आपको ध्यान रखना होता है कि बहुत ज्यादा इधर उधर अगर आपने ऑर्नामेंटल लिखने की कोशिश की हो तो उसमें मार्क्स भले ना कटें, लेकिन मिलते नहीं है। यहाँ पे अगर आप ऑर्नामेंटल लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। बिल्कुल मैं प्रयोग किया हुआ, ये बिल्कुल एक ऐसा, मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक बूटी मैं आपको दे रहा हूं। जितना ज्यादा आप इसमें ऑर्नामेंटल कर पाए, श्रृंगारिक कर पाए, जितना सजावटी भाषा का प्रयोग कर पाए, बिल्कुल सजा दीजिए उसको। तो थोड़ा सा आप बढ़ा चढ़ा के इसको लिखिए, लगे कि हाँ आप लिखना जानते हैं। तो वही सारी चीजें इसमें संक्षेपण वाली पलट देनी है, सारी चीजें पलट देनी है। यानी कि जो वहां पे हटाना था, यहाँ पे जोड़ देना है। जो वहां पे आपने उदाहरण काटे थे, उन उदाहरणों को यहाँ पे लिख देना है। जैसे अब मैं बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे था कि साहित्य का आधार जीवन है, और इसी नींव पर साहित्य की दीवार खड़ी है, उस पर अटारियां मीनार गुंबद बनते हैं। तो हाँ, और एक जब संक्षेपण करिए तो सॉरी वो व्याख्या करिए, तो थोड़ा सा संदर्भ अर्थ या ससंदर्भ व्याख्या लिखिए। वहां पे अर्थ शब्द भी मैंने यूज कर लिया था, क्योंकि कभी एक पेपर में इन्होंने यूज किया था। तो ससंदर्भ व्याख्या या ससंदर्भ अर्थ लिखिए। अब आप कहेंगे कि संदर्भ हमको पता ही नहीं है, ये किसने लिखा है, लेखक का नाम हमको थोड़ी पता है। बचपन में तो हम लोग ऐसे लिखते थे, प्रस्तुत पंक्तियां फला गद्य अवतरण के इस सुभाषिता, मतलब उससे ली गई हैं, कबीर के दोहे से ली गई हैं, रहीम के दोहे से ली गई हैं। यहाँ नहीं पता है आपको, इतना नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा है, यही संदर्भ हो गया। क्या कह रहा है, यही संदर्भ हो गया। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने साहित्य किस आधार पर रचा जाता है, ये बताने का प्रयास किया है। 1/3 शब्द तो यही आपके हो गए, 15 शब्द तो यही हो गए। फिर लिखिए कि लेखक के अनुसार साहित्य की रचना जीवन की घटनाओं पर आधारित है, साहित्य जीवन को दर्शाता है, और जीवन साहित्य को वो समस्त सामग्री प्रदान करता है जिस पर वो विकसित हो सके। अब इसमें और आपको अच्छा कुछ करना है, जबरदस्ती वाले ये काम होते हैं, इसका लेकिन कोई बहुत फायदा नहीं मिलता, तो नुकसान कभी नहीं होगा। यहाँ पे कुछ विशेष लिख दीजिए, और आपको कुछ याद आ रहा है कि साहित्य के बारे में ऐसी कुछ बातें याद आ रही हैं, किसी ने कुछ कहा हो या किसी ने कुछ नहीं कहा है, तो आप लिख दीजिए एक लेखक के अनुसार, अगर आपके पास टाइम तो है तो। या कोई बहुत कठिन शब्द यहाँ पर आया है, नॉर्मली यहाँ पर नहीं आया है। अब अटारियां मीनार गुंबद का अर्थ लोग लिखने लगते हैं, ये नहीं, लेकिन अगर कुछ आया है, कोई शब्द आ गया है, किम कर्तव्य विमूढ़ आ गया होता है यहाँ पे, या कुछ मुकापरिचितता आ गया होता, या फिर ऐसा कुछ शब्द आ गया होता जो नॉर्मली समझने में दिक्कत होती है लोगों को, तो उसका अर्थ आप लिख देते, जो शब्दार्थ आप बचपन में करते आए हैं, है ना, तो उसको लिख देते। लेकिन जबरदस्ती नहीं करना है, यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन अगर आपके पास समय है और आपके दिमाग में कुछ आता है, इस वाले में नहीं आ रहा है, दूसरे पैराग्राफ में आता है, तो आप लिखिए, लबबाजी करिए, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाने की कोशिश करिए कि देखो मैं समझ रहा हूं और मैं लिख भी रहा हूं।
लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितना आता है उतना तो कम से कम लिख के आइए ही। इसको सोचने के चक्कर में दूसरों जो यहाँ पे व्याख्या या दूसरे प्रश्न है उनको बर्बाद मत करिए। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर बड़ा छोटा सा व्याख्या का वो दिया था कि जीवन का उद्देश्य ही आनंद है। अब जीवन का उद्देश्य ही आनंद है, अब इसकी व्याख्या कोई इस लाइन से ही नहीं करनी है, थोड़ा आगे पीछे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा। मैंने आपको पढ़ के बताया भी था। आप लिखिए कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने जीवन के उद्देश्य पर चर्चा की है। इतनी ये आपका संदर्भ हो गया। आपने आधे नंबर का काम यही कर दिया, चेक करने वाले को पता चल गया कि बच्चे ने समझा है। फिर आप लिखिए लेखक के अनुसार जीवन का उद्देश्य आनंद की प्राप्ति है, आनंद विभिन्न माध्यमों से। अब आप यहाँ पे सेंटेंस चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर लिखा है कि जीवन का में आनंद किसी को रत्न में मिलता है, किसी को द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में। तो हमने लिख दिया कि आनंद जो है वो विभिन्न माध्यमों से, जैसे द्रव्य, रत्न, ऐश्वर्य आदि से प्राप्त किया जा सकता है, परंतु सच्चा आनंद साहित्य से प्राप्त होता है। वही बात हमने अपने शब्दों में दूसरे रूप में लिख दी, सारी बातें आ गई। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो कम से कम 3 गुने में, 2.5 से 3 गुने में कोई, अब बहुत लोग ये दिमाग में लोगों के प्रेशर आ जाएगा कि 3 गुना नहीं हो पाया, मार्क्स कट जाएंगे, बिल्कुल कटे। ये मैथमेटिक्स नहीं है कि यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल उतनी नहीं आई तो मार्क्स कट जाएंगे। ये साहित्य है। मैथ की विशेषता है कि उसमें अगर आपने सही कर दिया तो मैथ्स में आपको कंप्लीट पूरे 100% मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर जरा सा गलत किया तो स्टेप वाइज जो मार्क्स मिलेंगे या फिर कभी 0 भी मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूरे कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे छोटी गलतियों पे कटते भी उतने ज्यादा नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट में ये बेसिक अंतर होता है। अब आता है जो सबसे बेसिक सवाल है, और उसमें यह है कि हम लोग ये कैसे दें टाइटल, है ना। तो ज्ञानेंद्र जी ने ये पूछा था, वैसे भी बताना था, तो चलिए हम टाइटल पे बात करते हैं। जब भी टाइटल आपको देना, सबसे जो बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूं, मैं कोई बहुत आपको ऐसी बातें नहीं बताऊंगा, गूढ़ रहस्य नहीं बताऊंगा कि फलाने विद्वान ने ऐसा कहा है। बेसिक बातें ये है कि टाइटल सारगर्भित होना चाहिए। टाइटल जितना हो सके उतना छोटा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। टाइटल में पूरे सारगर्भित का अर्थ भी मैं बता दूं, कई लोगों को ये भी हो सकता है ना समझ में आ रहा हो। सारगर्भित का मतलब यह है कि जो टाइटल आपने रखा वो पूरे पैराग्राफ, जितना भी पैराग्राफ में यहां से स्टार्टिंग से लेके और अंत तक जो भी बात कही गई है, इस पूरे पैराग्राफ को रिप्रेजेंट करता हो। पूरे पैराग्राफ की समरी उसको पढ़ के पता चल जाए। कहने का मतलब यह है कि अगर वो टाइटल आप दें तो उसको सुन के टाइटल को लगे कि इसमें ऐसी कुछ बातें की गई हो, ठीक है ना, ऐसी बातें की गई हो, की गई होंगी, ऐसा लगे आपको। सारगर्भित का मतलब यही है कि पूरे पैराग्राफ के अर्थ को वो समाहित करता हुआ आपको दिखे। तो अब हम कहां से लाएंगे टाइटल? टाइटल अलग से कहीं से नहीं लाना है, ना अपने मन से सोचना है। इसको पढ़ना जब आपको शुरू करना है तो आपको दिमाग में रखना है कि इसका टाइटल भी हमको देना है, क्योंकि इन सब प्रश्नों से आप परिचित हैं। यहां आपको बस केवल एक पोर्शन है जो नहीं पता होगा कि क्या पूछा गया है, वो यही वाला है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर दीजिए। ये हर पेपर में अलग अलग होंगे पैराग्राफ के हिसाब से। बाकी संक्षेपण और टाइटल और रेखांकित अंशों की व्याख्या भाई पैराग्राफ के हिसाब से होगी, लेकिन रेखांकित अंश तो आपको दिखेंगे ही। तो केवल वो प्रश्न छोड़ के बाकी आपको सब पता है कि क्या उत्तर इसमें देना है। टाइटल देने के लिए सबसे पहले पैराग्राफ आपने जब पहली बार पढ़ा बिल्कुल मत सोचिए, दूसरी बार पढ़ा तो जरूर सोचिए, तीसरी बार में जरूरत पड़े तो आप पढ़िए, कम से कम 3 बार तो वैसे भी पढ़ना चाहिए। और फिर शुरुआत करिए तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा शब्द किस शब्द का प्रयोग हुआ है? साहित्य, साहित्य, साहित्य। ये सबसे सरल तरीका मैं बता रहा हूं। साहित्य, जीवन भी थोड़ा सा गोला कर लीजिए, जीवन को आप स्क्वायर में कर लीजिए, जीवन। और ये 2 शब्द जो हैं जो टाइटल टाइप के हो सकते हैं, जीवन। और आप इधर आएंगे, ये देखो जीवन पर्यंत यहां आया है। एक शब्द ये आनंद है जो कई बार आया है, आनंद को भी ऐसे गोला कर लीजिए। साहित्य, है ना, साहित्य, आनंद। और एक आध कुछ छूटा होगा तो छूटा होगा। जब आप इसको पढ़ रहे थे तो एक बात तो पढ़ते समय ही क्लियर हो गई थी कि ये पैराग्राफ जो है वो साहित्य के बारे में है, साहित्य की महत्ता को बता रहा है। लेकिन जो साहित्य की बात हो रही है वो जीवन
और साहित्य को जोड़ के हो रही है। और तीसरा उसमें एक शब्द आ गया है आनंद। बात समझ में आ गई? एक तीसरा शब्द आ गया है आनंद। और ये तीन ही शब्द हैं जो ये पूरे पैराग्राफ के सेंटर में है, केंद्र में है। तो अब कंफ्यूजन होगा कि इसको साहित्य से शुरू किया जाए इसका टाइटल, या केवल साहित्य आप नहीं रख सकते। केवल साहित्य आप नहीं रख सकते। केवल साहित्य इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि साहित्य बहुत व्यापक शब्द है, बहुत बृहद शब्द है। आप इतने बड़े इस पैराग्राफ को साहित्य नहीं कह सकते, लेकिन साहित्य के साथ कुछ और लगा के कह सकते हैं। केवल जीवन भी आप इसको नहीं कह सकते, और आनंद भी इसको केवल नहीं कह सकते, क्योंकि आनंद कहेंगे तो आनंद से इस पैराग्राफ का क्या अर्थ निकलेगा। अब दिमाग में कई चीजें आएंगी। अब दिमाग में आएंगी कि जीवन का आनंद, या जीवन साहित्य, या जीवन का साहित्य, साहित्य और जीवन, साहित्य और आनंद, साहित्य जीवन और आनंद, या साहित्य का विषय आनंद, साहित्य जीवन में किस तरीके से आनंद लाता है। इतना बड़ा टाइटल तो रखना नहीं है, रखना है 2 ही 3 शब्द का। तो साहित्य और जीवन, साहित्य और आनंद, साहित्य में आनंद, या साहित्यिक जीवन में आनंद। तो साहित्यिक जीवन में आनंद तो ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन एक चीज ये क्लियर है कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार तो ये अकेला यही शब्द आया है 7 बार, और वो है साहित्य। जो साहित्य शब्द है, 1 मिनट, 7 बार ये साहित्य शब्द आ गया है। साहित्य जो शब्द है वो 7 टाइम्स आया है, 7 बार। फिर दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो 1 जीवन, दूसरा जीवन, तीसरा जीवन, 3 बार, या कुछ छूटा होगा तो 3-4 बार ये, और फिर 1 2 3 और 3 बार ये आनंद भी आया है ना। तो मेजॉरिटी में जो सबसे ज्यादा शब्द यूज हुआ है उस शब्द पे ध्यान दीजिए, तो साहित्य। ऐसा मिलेगा हर पैराग्राफ में, आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। यहां पे साहित्य और ये सब मिल रहा है। अब साहित्य के साथ जोड़ा क्या जाए। साहित्य और आनंद की बात हो रही है, या साहित्य किसकी बात हो रही है, जीवन की बात हो रही है। तो दूसरे नंबर पे आपको यही मिलेगा। यहां पे टाइटल भी यही देखो दिया भी है। दूसरे नंबर पे इसको यहां पे काउंट करिए तो जीवन 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 3 बार ये हो गया, आनंद 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 ये 3 बार लगभग हो गया। लेकिन जब आप जोड़ेंगे साहित्य या जीवन, साहित्य और जीवन, और या आप ऐसे करेंगे कि जीवन और साहित्य, उससे अच्छा आपको ये साउंड करेगा कि आप लिखें कि साहित्य और आनंद, साहित्य और आनंद। क्योंकि अंत में जब आप ध्यान देंगे, पैराग्राफ को जब आप समराइज कर रहे थे, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। पहली बात तो आपने वर्ड्स देखे, और दूसरा आपने जब लास्ट पढ़ा इसका, जहां पे समराइज इसको कर रहा था लेखक, तो उसने यहां पर यह लिखा कि जो आनंद है उसी आनंद को दर्शाना, और जो आनंद है उस आनंद को उत्पन्न करना ही साहित्य का उद्देश्य है। एक दिमाग में आपके ये भी आएगा कि साहित्य का उद्देश्य रख दिया जाए, लेकिन साहित्य के उद्देश्य, अगर आप साहित्य का उद्देश्य भी रख देंगे तो यहां पे देखिए, साहित्य का उद्देश्य भी टाइटल चलेगा, और ये 70% नंबर के करीब आपको दिलाएगा। पूरे नंबर भी आपको मिल सकते हैं। एग्जामिनर को लगेगा हाँ बिल्कुल सही लिखा, तो मिल जाएगा। साहित्य का उद्देश्य भी गलत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा सटीक है कि साहित्य व आनंद, या साहित्य और शब्द यूज करिए, वा की जगह साहित्य और आनंद। अगर ये शब्द आप यूज कर देते हैं तो ये ज्यादा सही रहेगा। ये जब यूज करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। इसके अलावा साहित्य और जीवन, है ना, या साहित्य का आधार जीवन, ये सब भी टाइटल के रूप में चलेंगे। अब कोई कोई क्या करते हैं, 2-3 चीजें दिमाग में आती हैं तो सबको आबलिक आबलिक करके ऐसे लिख देते हैं। कई लोग कहते हैं कि ये अच्छा तरीका है, हमने कई टाइटल सोचे और लिख दिया, एग्जामिनर को जो पसंद हो उस पर नंबर दे दे। हो सकता है जिस नंबर नहीं मिलना चाहिए वो वाला वो कहे हम यही मानेंगे कि आपका यही है, तो आपका मार्क्स वो कट कर देगा। तो इसलिए आप देख लीजिए 3-4 जो बन रहे हैं, साहित्य और आनंद, साहित्य और जीवन, है ना, और साहित्य का उद्देश्य, है ना, और या फिर जीवन और साहित्य,
जो भी आप सोच रहे हैं उनमें से 2-3 लास्ट में डिसाइड करिए। तो साहित्य और आनंद और साहित्य और जीवन, या जीवन और साहित्य, इस तरीके के 2 टाइटल आपके पास आएंगे। तो उनमें से एक ही जो आपको बेस्ट लगे वो लिखिए, साहित्य और आनंद। लेकिन तरीका क्या होगा? सबसे पहले वर्ड देखिए, सबसे ज्यादा वर्ड्स कौन से आ रहे हैं। वर्ड्स ना मिल रहे हो तो आप भाव देखिए, सबसे ज्यादा भाव बार बार कौन सी किस पंक्ति में आ रहे हैं। वैसे वर्ड्स मिलेंगे क्योंकि आपको टाइटल देने के लिए वर्ड्स चाहिए। तो आप ऐसा करके, और लास्ट में 2 लाइनें जो लिखी हुई हैं, वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है, और उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो आपको लगेगा कि हाँ, साहित्य के साथ आनंद को ही हमको जोड़ना है। तो साहित्य और आनंद, है ना, इस तरीके से। तो आप इसको रख देंगे, हो जाएगा। चलिए अब बताइए, कुछ समझ में आया? क्लियर हो गया। क्लियर हुआ सर? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ये आ गया? संक्षेपण का अर्थ निकल गया सर। ठीक है, संक्षेपण अब करिए। प्रॉब्लम हो रही थी संक्षेपण में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। सर इसका टाइटल सर साहित्य और जीवन का आनंद नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा छोटा रहेगा भाई। आनंद तो जीवन का ही होगा ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आनंद किसका? जीवन में ही आनंद आएगा, तो उसको हम कट कर सकते हैं। जैसे टाइटल बहुत बड़ा करने से, देखिए इसका अगर 1 लाइन का टाइटल बनाया जाए तब तो सारे टाइटल आ जाएंगे, तब तो नंबर कटने की गुंजाइश ही नहीं रहेगा। इसलिए टाइटल में एक शर्त लगाई गई कि टाइटल जितना हो सके छोटा होना चाहिए। ज्यादा कोशिश करिए कि 2 से 3 शब्दों में आपका टाइटल समाप्त हो जाए, जैसे साहित्य और जीवन, साहित्य और आनंद, इस तरीके का टाइटल, है ना। और अगर इसमें भी कोई सूत्र वाक्य आपको मिल जाए, दिमाग में कभी कभी आता है कभी कभी नहीं, सूत्र वाक्य मिल जाए तो वही लिख दीजिए आप, और आपको लगेगा कि हाँ ये सूत्र वाक्य मतलब कोई छोटा सा, जैसे मान लो है जैसे जैसे बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़ रखे हैं, जैसे है कि जीने की इच्छा रखने वाला तो जिज्ञासु, और ऐसा कुछ पैराग्राफ आपको मिला जिसमें टाइटल आ रहा है कि जीने की इच्छा रखने वाला, और तब तक दिमाग में आ गया कि इसके लिए तो जिज्ञासु होता है, तो जिज्ञासु रख देंगे तो चलेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं मिल रहा है, हो सकता है किसी के दिमाग में कुछ आ ही रहा हो। तो जैसे आप ऐसा, जैसे आनंद किसमें? जीवन में ही आनंद आएगा, और साहित्य से आनंद की बात हो रही है तो साहित्य और आनंद कर दीजिए। साहित्य और जीवन का आनंद, बात हम वही कह रहे हैं, आनंद तो उसी से आएगा, है ना। जैसे हम कहें कि मैं लिख रहा हूं, और चाहे मैं कहूं मैं पेन से लिख रहा हूं, तो जाहिर सी बात है अगर ये लगभग क्लियर है कि मैं कुछ लिख रहा हूं तो पेन होगी, अगर बोर्ड पे लिख रहा हूं तो चौक होगी या मार्कर होगा, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। लिख रहा हूं भाई। सर निबंध में कितनी चॉइसेस आएंगी? 6। सर जी दीपक जी। हाँ सर, इस मतलब गद्यांश वाले उसमें क्वेश्चन में मैक्सिमम 30 मिनट दे सकते हैं बस। हाँ, मिनट देने वाला भी एक देखो हमको डिसाइड करना था। मिनट का जो मेरा फार्मूला है वो मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए मिनट वाला जो है, ये सबसे बढ़िया मैं आपको तरीका बताता हूँ एक, जो मुझे लगता है और मैं इसको अच्छा मानता हूँ। सबसे पहले आप पेपर का पूर्णांक देखिए, किसी भी पेपर, कोई भी पेपर कभी देने जाइए, मिनट की आपकी बिल्कुल समस्या ही खत्म हो जाएगी। सबसे पहले आप देखिए कि ये पेपर जब घर पे, लेकिन ये सब करना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए कि हिंदी वाला पोर्शन और निबंध वाला पोर्शन दोनों मिला के आपको 1 घंटे मिल रहा है। अच्छा, मैं बोल के आता हूं कि मैं कम रहूंगा, बताओ ये कैसे हो पाएगा? अभी आपके प्रैक्टिस पेपर भी सेट कराने हैं सब। आज से तो मेरा बैच भी स्टार्ट है, लक्ष्य, उसमें भी अभी हमको क्लासेस देनी है, टाइम बढ़ता जा रहा है। चलो मैं 5 मिनट में बता रहा हूँ। आप सबसे पहले देखो उसके मार्क्स कितने हैं। मार्क्स है 100। हाँ हाँ सर 6 टॉपिक दिया है निबंध का, तो 6 निबंध आएगा। इसको आपको इस चीज की जरूरत नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी। नहीं सर, पूछ रही थी। वो तो मैं बोल दिया ना कि 6 टॉपिक आएगा, तो 6 में से 1 लिखना होगा। इसको थोड़ा सा सुन लीजिए, ये बहुत स्ट्रेटेजी का वीडियो है, बहुत मतलब है ना, ये स्ट्रेटेजी का वीडियो है, तो इसमें ये ज्यादा जरूरी है सुनना। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपकी रणनीति का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। तो मार्क्स आपके 100 हैं और समय आपको मिला है 120 मिनट। ठीक है, माइक बंद कर लीजिए। तो अब यहां पर 10 मिनट आप निकाल दीजिए। वैसे अब आपके पास आया 110 मिनट। अब यहां पर 110 मिनट और 100 मार्क्स, यानी कि एक, माइक बंद करिए, किसका माइक ऑन है? अशोक कुमार जी माइक बंद कर लीजिए। पूनम गुप्ता, अशोक कुमार माइक बंद करिए।
तो यहाँ पे यस सर, जो यस सर। मार्क्स है वो 1 मार्क्स पे लगभग 1 मिनट से ज्यादा समय आपको मिल रहा है। इसको बिल्कुल फॉलो कीजिएगा और बहुत बढ़िया, फॉलो करने के बाद आपको मजा आएगा। अब 1 मिनट में 1 मार्क्स। अब आप पैराग्राफ पे आए मान लीजिए, लेकिन इसमें भी वैरी करेगा, बहुत कुछ वैरी करेगा, लेकिन मैं समय बचाने का तरीका आपको बता रहा हूं। तो 1 मिनट पे 1 मार्क्स का लगभग रेशियो आपका आ रहा है कि 1 मार्क्स जहां हमको मिलने हैं वहां पे हम 1 मिनट खर्च कर सकते हैं। जब आप पैराग्राफ पे पहुंचे तो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन लगभग हमको 20 नंबर या 18 नंबर दिला रहा था। तो हमने दिमाग में बिठा लिया कि हमारे पास 18 नंबर के लिए, 18 मार्क्स पाने के लिए मोटे तौर पे तो 18 मिनट है। लेकिन इसमें जब आगे आप बढ़ेंगे तो 2-3 पोर्शन ऐसे हैं जहां पे 1 मिनट भी आपको नहीं खर्च होगा आपका और 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। जैसे इसका तत्सम रूप पूछ लिया गया, आपने अक्ष लिखा तो 10 सेकंड में ही मिल गया। कान्हा का कृष्ण लिखा, अगर आता है, नहीं आता है तो खैर नहीं मिलना है, आता है तो मिलना है, और आपने फटाफट लिखा, तो ये 3 मार्क्स आप पूरे पा गए और आपका आधा मिनट या 1 मिनट से कम लगा। तो यहां पे आपका समय बचा भी। जब आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखिए कि पैराग्राफ पे वास्तव में मार्किंग के हिसाब से तो देखा जाए, मार्क्स के हिसाब से तो हमको 18 मिनट देने थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आगे जो हमारे हैं वो हमारा समय बचाएंगे, तो वहां के 4-5 मिनट हम यहां जोड़ सकते हैं। तो आपको लगेगा कि 22-23 मिनट हम पैराग्राफ वाले पे खर्च कर दें, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी पोर्शन होता है। ग्रामर वाले पोर्शन में टू द पॉइंट आपको लिखना है, यहाँ पे क्योंकि ये पढ़ना भी है, फिर इसको समराइज करना है, फिर उससे निकालना है उत्तर और फिर लिखना है। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा जो वहां का बचा समय है उसको यहाँ पे आपने एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पे 1 मिनट की बजाय आपने 5 मिनट और जोड़ लिया। 1 मिनट पर मार्क्स के बजाय आपने 5 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ा। 18 नंबर का ये था, तो यहाँ पे 5 मिनट और जोड़ के आपने कहा कि हम 23-24 मिनट में इसको 6 मिनट जोड़ लिया, 5 मिनट। तो पैराग्राफ वाला घर पे ही माइंडसेट कर लीजिए प्रैक्टिस करते समय कि इसको हम 24, आधे घंटे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम 25-26 मिनट में ये हो जाना चाहिए आपका, और हो भी जाएगा। 25-26 मिनट कम नहीं होते हैं, लेकिन 24 से 25 मिनट में जो कर ले जाएंगे उनके लिए हर एक क्वेश्चन पर टाइम देने का व्यापक समय रहेगा। अब जैसे यहाँ पर 4 मार्क्स का है, अब इस पे आपको 4 मिनट देने हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि 5-6 मिनट भी लग जाए आपके। लेकिन यहाँ पर आपको 4 मार्क्स है तो 4 मिनट से कम में भी आप लिख सकते हैं। 3-3 पर्यायवाची लिखने हैं तो आपने लिखा तो 3 ही मिनट में ये हो गया, अगर आपको आता है तो, या 3-3 पर्यायवाची आपने आधे मिनट में ही लिख दिया, जैसा भी है। तो ये थोड़ा सा सेट करिए घर पे प्रैक्टिस करके। लेकिन मोटे तौर पर आपको दिमाग में रखना है कि हमारे पास जैसे 1 पॉइंट, यहाँ पे 110 नंबर और 110 मिनट और 100 नंबर ये हमारे पास था। तो 110 मिनट वैसे भी थोड़ा सा 10 मिनट आप वैसे भी मैंने मार्जिन ले लिया था, लेकिन ये 10 मिनट बीत जाता है, ये मार्जिन तो पहले ही आपको लेके चलना है। 100 नंबर पे आपको 120 मिनट मिल रहा है, 10 मिनट आप वो निकाल दीजिए, उसमें साइन करना और ये सारी चीजें, 110 मिनट आपको फ्रेश मिलेंगे। लेकिन इसमें मैंने 100 ही जोड़ा, या उदाहरण आपको दिया कि 1 मिनट का 1 मार्क, लेकिन है आपके पास ज्यादा। यहाँ पर 110 मिनट है और 100 मार्क्स हैं, यानी कि थोड़ा सा आपको ज्यादा मिल रहा है, 1.1 मिनट मिल रहा है। तो आप 16 नंबर में अगर करेंगे तो 2 मिनट तो वैसे भी बढ़ जा रहा है, तो आप 5 मिनट इधर उधर से ले लीजिए और 2 मिनट आपका यहाँ पे वैसे भी बढ़ रहा है। तो कुल मिला के 24-25 मिनट में आप इसको करिए। 24 मिनट 25 मिनट में अगर इतने में कर ले जाते हैं तो बढ़िया आदर्श स्थिति रहेगी। लेकिन एस्से के लिए टाइम कम मत कीजिएगा। एस्से की जहां तक बात है, एस्से 6 पूछे जाएंगे और 6 एस्से में से 6 में से 1 आपको लिखना होगा। और एस्से में जो 1000 शब्द की सीमा है, इसको भी लगभग फॉलो आपको करना है। 5% अप डाउन हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 940 शब्द आप लिख देंगे, 960 लिख देंगे, 970 लिखेंगे, 1050 लिखेंगे, चलेगा। लेकिन बहुत ज्यादा इधर उधर मत कीजिएगा। 800 शब्द में लिख के आएंगे, मार्क्स कटेंगे। 1100 में लिख के आएंगे, एग्जामिनर को लगेगा कि अपनी बात ये समझा नहीं पा रहे हैं, ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 2-3 चीजें, यहाँ पर 60 मिनट का आपको टाइम मिल रहा है और यहाँ पे 60 मिनट 1 घंटा या 60 मिनट जो आपने बांटा है, तो यहाँ पे आधा समय निबंध के लिए आपने रखा था। हो सकता है पहले वाले पेपर में आपका 65 मिनट लग जाए, तो यहाँ पे 55 मिनट ही बचे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पेपर एक ही में रहेंगे, अलग अलग तो होंगे नहीं। तो 50 नंबर पे वैसे तो 50 मिनट आपने रख के, या
आधे आधे समय को बांटा जाए तो 60 मिनट आपने रखा था, तो इसलिए आपसे 55 मिनट हुआ, क्योंकि 5-10 मिनट हमने कहा कि वो साइन करने और इन सब में निकल जाएगा। तो 55 मिनट में हो सकता है कि 5 मिनट हिंदी के पेपर में आपका ज्यादा लग जाए, तो प्रेशर में मत आइएगा। लेकिन इस 55 मिनट में से भी 10 मिनट तुरंत निकालिएगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही लिखना शुरू कीजिएगा। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब ये नहीं है कि निबंध के पहले स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने का मतलब ये है कि क्या क्या निबंध में हमको लिखना है। इंट्रो के बाद में जो स्ट्रक्चर मेनली होता है बॉडी पैराग्राफ का, तो बॉडी पैराग्राफ में हमको क्या क्या लिखना है, क्या क्या इसमें हमको डालना है, क्या सकारात्मक बातें हैं, क्या नकारात्मक बातें हैं, कैसे क्या आलोचना करनी है, कौन सी योजनाएं हैं, जो भी मैं बताता हूं या आप जो पढ़ते हैं, आप जो जानते हैं, उनको नोट कर लीजिए फटाफट। भाई भूमिका में कोई स्टार्टिंग लाइन आपको लिखनी है, अगर उसको आपको मन हो तो नोट करिए यहाँ की डॉट डॉट करके कि अपना हम ये लिखेंगे वहां पे, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। नहीं तो मेन बॉडी पैराग्राफ का आप स्ट्रक्चर बना लीजिए 10 मिनट में फटाफट, और कम से कम 45 मिनट। अगर आप नॉर्मली लिखते हैं तो एक व्यक्ति जो सामान्य तौर पर अच्छी स्पीड रखने वाला व्यक्ति है, आंसर लिखना जिसको आता है, तो उसकी स्पीड 30 शब्द के आसपास होनी चाहिए, 25 से 30 शब्द के आसपास। किसी की धीमे होती है, किसी की तेज होती है। 25 से 30 शब्द की स्पीड अगर आपकी है और 40 मिनट आपने लिखा, और 40 मिनट में ऐसा तो है नहीं 25 शब्द एवरेज रखिए यहाँ पे, 30 मत जाइए। 25 भी एवरेज लाना बहुत आसान काम नहीं है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। तो आपका ये 1000 शब्द हो जाएगा, 1000 शब्द। तो एक ये। दूसरा, जब आप घर पे प्रैक्टिस करिए तो पर मिनट स्पीड क्या है आपकी, ये जरूर देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया। तो एक आप स्ट्रेटजी बनाइए, पर मार्क्स पे कितना समय देना है। जहां पे लेंदी पेपर है वहां पे 2-4 मिनट जो इधर उधर के बच रहे हैं उनको शामिल कर लीजिए। मान लो आपने हड़बड़ 15 मिनट में ये पैराग्राफ कर डाला, और आगे जब आप विलोम और ये सब करने गए तो कुछ आपको आते थे, कुछ नहीं आते थे, या आते भी थे तो आप फटाफट आपने लिख दिया और आपके पास लास्ट में 5 मिनट बच गया। अब आपको वहां पे लगेगा कि ये 5 मिनट अगर हम यहां खर्च किए होते तो मजा आ जाता, ये और अच्छा लिख जाता, अच्छा संक्षेपण हो जाता, अच्छा सा ऑर्नामेंटल सब कुछ हो जाता। अब इसके लिए बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि पहले ग्रामर वाला पोर्शन फटाफट कर लेते हैं, ये भी तरीका कोई बुरा नहीं है। ग्रामर वाला पोर्शन कर लेते हैं और देखते हैं कि हम ग्रामर वाला 15-20 मिनट में कर लेंगे तो हमारे पास टाइम रहेगा, तो हम आगे लेंदी वाले पोर्शन बाद में करेंगे। लेकिन कई बार उसमें ऐसा होता है कि आप ग्रामर वाला कर रहे हैं और उसमें जो कहीं नहीं आया आपको, तो आपका दिमाग थोड़ा सा प्रेशर में आ गया, क्योंकि वहां पे तो थोड़ा फैक्ट पूछा जा रहा है, और आपने जब फिर से पैराग्राफ करना शुरू किया तो आपको फ्रस्ट्रेशन है कि हमारा उधर छूट गया था। तो अब जैसे भी आप करिए, लेकिन पर मार्क्स स्ट्रेटजी, और साथ में पर मिनट कितने शब्द आप लिख रहे हैं आज लिख के देखिएगा। 1 मिनट नहीं, 5 मिनट में आप कितना लिखते हैं। मान ले 5 मिनट में आपने 138 लिखा, तो उसको बटे 5 कर दीजिए, तो 1 मिनट की स्पीड जो आपकी है वो निकल आएगी कि लगभग 25 शब्द, 27 शब्द, 22 शब्द, जो भी जो लिख रहे हैं। और अगर आपका 25 से कम है तो उसको बढ़ाइए स्पीड को, इसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कम से कम, तब आप पेपर अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि 1000 शब्द तो यहाँ लिखने हैं, है ना, और बाकी इसमें सब में भी तो लिखने हैं। 1000 शब्द तो निबंध में दिया है, इसमें सब में भी सब लिखने हैं। बताइए सर, आपने जितने ऐसे करवाए हैं उतने ही कर ले। उतने कर लेंगे तो हो जाएंगे आराम से, उसी में से कोई एक बढ़िया लिख दीजिए सर। हेलो। दादाजी बताइए। सर ये कह रहे थे जो अंडरलाइन वाला आंसर है वो रेखांकित बाकी वाला, उसमें सर कुछ एग्जाम्पल हम लोग अपने से ऐड कर सकते हैं। जैसे पिछली बार आपने बोला था कि उससे रिलेटेड आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे उससे रिलेटेड कुछ भी। हाँ मतलब उससे सर अभी पिछली बार हमने जो है लिखा था, जैसे कि आतंकवाद वाले में स्लीपिंग सेल का एग्जाम्पल दिया था हमने। तो सर कोई कह रहा था कि ये पैराग्राफ में जो है बोला नहीं गया, बताया नहीं गया है, तो इसका जो है सुनिए, पैराग्राफ में जिस तरीके की बात की गई है, अगर वैसा उदाहरण आपके पास है तो आप डाल दीजिए। आतंकवाद की बात की गई है, और आतंकवाद में कुछ जैसे आपने बताया कि स्लीपिंग सेल या जो भी मतलब आप लिख रहे हैं, अब एक उदाहरण से समझ में वो नहीं आएगा, लेकिन जैसे मैं ये बता रहा हूं, मान लीजिए कि किसी ने बात की है, जैसे आप लोग पहले पढ़ते रहते थे कबीर दास रहीम दास के दोहे, तो उसमें मिलता जुलता दोहा अगर दूसरा भी वैसी बात की गई है, जैसे जात पात पे कोई बात की गई है, तो जात पात पे कोई पैराग्राफ है जिसमें
ये बताया गया है कि हमको जात पात नहीं मानना चाहिए, अंतर नहीं करना चाहिए, है ना। तो वहां पे हमको याद आया कि रामानंद जी के ऐसे विचार थे, कबीरदास जी ने भी ऐसा कहा है, तो हमने लिख दिया कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरिका भजे सो हरिका हुई। तो ऐसा लिखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसा ना लगे कि उसको जबरदस्ती लिखा गया है, उससे मिलता जुलता कुछ होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप अलग का उदाहरण खुद देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप मिलता जुलता उदाहरण देंगे तभी उसका मतलब है। बाकी ठीक है, लिख सकते हैं। व्याख्या करेंगे कहां से? व्याख्या तो कुछ ना कुछ तो आपको जोड़ना ही है ना, तो कुछ ना कुछ जोड़ने के क्रम में आप वो भी कर सकते हैं। सर वहाँ पर जो हमें निबंध के लिए स्पेस गिवन होगा वो कंप्लीट फिल करना है, या फिर अपने अकॉर्डिंग, जो सपोज कोई बच्चा बहुत खुला लिखता है, कोई बहुत उसमें लिखता है, तो उसके कम पेजेस भरेंगे तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? आप A4 साइज पेपर में हाशिया बना के, या यूपीएससी वाला जो प्रैक्टिस पेपर होता है उसमें कितने शब्द लिखते हैं एक पेज में? सर अभी तो लिखा नहीं है। एग्जामिनेशन के बाद में जब आइएगा, जून की छुट्टी होगी, तो इसको लिख के देख लीजिएगा। अरे लिख के देखिए इसको। सर अभी एग्रीकल्चर का जो एग्जाम हुआ था उसमें सामान्य हिंदी निबंध का पेपर भी था, तो उसमें वो पेपर अलग आया था और शायद आंसर राइटिंग कॉपी अलग मिली थी। नहीं, उसमें ऐसा होता है, नॉर्मली जो ये दे रहे हैं उसमें ये करते हैं कि पेपर तो अलग देंगे ही, पेपर तो अलग देंगे ही, साथ साथ में जो क्यूसीबी होगा उसमें भी छपा रहता है। अब ये कुछ नया प्रयोग कर दे तो नहीं पता है। पेपर जैसे आप क्यूसीबी है तो ऊपर सबसे पहला पेज लगा रहेगा, वो आपका पेपर होगा, उसमें पेपर छपा रहेगा, एक पेज दो पेज जो भी होगा। उसके बाद में फिर आपकी बुकलेट शुरू होगी, तो पेपर आप उजाड़ के घर ले आएंगे, निकाल लेंगे उसमें से। बाकी जो बुकलेट शुरू होगी तो क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में उसकी जगह, फिर क्वेश्चन नंबर 2 उसकी जगह, और ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो आयोग का सर जी यही चल रहा है। तो ये कौन था अभी, ये निबंध वाले कौन थे बता, इधर चला, ये अनुराधा जी थी आप? हाँ जी सर। लिख के देखिए, शाम को मुझे मैसेज करके बताइए, 3-4 पेज लिखिए, फिर उसका एवरेज निकालिए कि एक पेज में कितना आता है, तब उस प्रश्न का उत्तर एक मिनट। तो उसमें जो, अब जैसा आपने कहा कि जगह भरनी है, अब बहुत सारे लोग हैं वो खुल के लिखते हैं, आप कह रही हैं, तो पता चला कि ये पूरा पेज उनको दिया जाए तो उनका 120 शब्द आएगा। बहुत लोग महीन लिखते हैं, छोटा छोटा अच्छा, तो उनका 200 शब्द आ जाएगा। बहुत लोगों का 150 आएगा। तो पेज भरने नहीं मतलब है, लेकिन जो लोग बहुत बड़ा लिखते हैं वो थोड़ा छोटा कर ले अपने शब्दों को, और जो लोग बहुत छोटा छोटा लिखते हैं वो थोड़ा बड़ा कर ले। जो बड़े लिखने वाले लोग हैं उनको वो फायदेमंद स्थिति में रहते हैं, वो फायदे में रहते हैं, क्योंकि बूढ़े लोगों को जल्दी दिखता नहीं है, तो बड़े बड़े अक्षर पढ़ने में आसानी। दूसरी बात, पेजेज भी भरते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन मीडियम लिखना चाहिए। और 2 पंक्तियों के बीच में जो गैपिंग है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कितना आप लिखेंगे, तो उनको एक नॉर्मल स्थिति में रखिए, ठीक है ना। कुछ लोगों की कॉपियां हैं अच्छी, मैं उनको चिन्हित कर दूंगा कि ये लोग अच्छा लिख रहे हैं। तो अगर आपका एक पेज में 120-25 शब्द आ रहा है और आपने 8 पेज 7 पेज लिख दिया, तो आपका 1000 शब्द हो गया। और अगर जिसका 200 शब्द आ रहा है उसका 5 ही पेज में हो गया, जिसका 100 आ रहा है उसको 10 पेज लिखना है। लेकिन वहां पे इतना जगह आपको मिलेगी कि जो बड़े से बड़ा कोई लिखेगा उतना भी आपको वहां पे जगह रहेगी कि आप उसको लिख के, बड़े से बड़ा लिख के भी 1000 शब्द पूरा कर दें। अब कोई कहे कि नहीं हम इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे, इसमें लिखेंगे रा और फिर माँ, राम से एक पेज भर देंगे, तो इसका तो आप समझ ही रहे, वो बेवकूफ इंसान है जो ऐसा कह रहा है। अब बताइए वो सर, एक निबंध आपदा प्रबंधन पे करा दीजिए। हाँ, आपदा प्रबंधन पे करवा देंगे किसी दिन। और वो सर एक विज्ञान पे करा दीजिए, क्योंकि साइंस साइड वालों को साहित्य पे लिखने में बड़ी दिक्कत हो रही है हम लोगों को। विज्ञान पे हम 5 करा दें, नहीं अरे हो सकेगा नहीं, हम विज्ञान पे 5 निबंध कराएंगे, पूछा ही नहीं जाएगा। विज्ञान अभिशाप है, वरदान, ये सब अब नहीं पूछा जाएगा। विज्ञान पे जो इन्वायरमेंट कराया है ना, इन्वायरमेंट वाला साइंस पे, वही प्रदूषण, इन्वायरमेंट, जो जैसे वो हमने पर्यावरण जो वो कराया है ना, जलवायु परिवर्तन है ना, क्लाइमेट, तो जो इन्वायरमेंट और क्लाइमेट से रिलेटेड चीजें हैं, जैसे एक निबंध कराया है उससे 2-3-4 प्रकार के निबंध लिख लेंगे आप, कुछ भी आएगा वो कर लेंगे। दूसरा, जैसे हमने एक वो कराया है, उसमें प्रदूषण कराया है कि नहीं कराया, अगर नहीं भी कराया है तो प्रदूषण आप कर सकते हैं, देख लेंगे, अगर उसमें हमको कुछ देना होगा तो दे देंगे।
बाकी विज्ञान पे जैसे प्रदूषण कराया है ना, बता रहा हूँ ना, कराया है। तो वो सारी चीजें आप करिए। देखिए, आप मार्केट में उठाएंगे बुक, आपको बुक मिलेगी इतनी मोटी, उसमें कम से कम इतनी मोटी बुक रहेगी 100 पेज की, और उसमें आपको मिलेंगे 50 निबंध। एक तो किसी भी निबंध में उसमें गुणवत्ता नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरा बड़ा गुणवत्ता युक्त है, उनका खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। बाजार में ऐसा है ही है, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते, वो है ही ऐसे, उसको कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेचने के लिए बनाया गया है। तो वो 50 निबंध पढ़ने का कोई फायदा नहीं, और वो जो टॉपिक है वो इररिलेवेंट है, वैसा निबंध पूछा ही नहीं जाता है। और फिर मान लीजिए कि मैं आपको 6 निबंध कराऊं और उसमें से एक हो जाए, 15 कराऊं उनमें से एक हो जाए, 50 कराऊं उनमें से एक हो जाए, मैं 200 कराऊं उनमें से एक हो, लिखना आपको एक ही है। तो आप 10-15 करके 15 करके 2-3 तैयार रखिए, 2-3 डायमेंशंस में, 2-3 टॉपिक्स पे, उसमें से एक हो जाएगा। तो आपको कम मेहनत में अच्छा, देखिए स्मार्ट वर्क उसे कहते हैं कि जैसे कम करके ज्यादा अच्छा आप कर सकें। अब पता चले कि हमने 50 निबंध पढ़ा दिए। लास्ट ईयर के बैच की मैं बात बताऊं, मैंने आरओ, पीसीएस मेंस और जीआईसी, इन तीनों को मिला के, सब कॉमन, मतलब निबंध तो कॉमन ही चलता है, तो मैंने 13 या 14 निबंध कराए। तो लोगों ने कहा कि सर बड़े कम है, तो हमने 4-5 निबंध और करा दिए। लेकिन जब मैं उसको करा रहा था तो मैंने शुरू के जब 6-7 निबंध उसमें कराए थे, तो हमने कहा था कि इसको जो है, ये जो शुरुआती दौर के हम करा रहे हैं, उसको सही से तैयार कर लेना। उन्हीं में से 3 आरओ में आ गए, 3 या 4 या 5 तक उसमें पहुंच रहा था कि हो सकते थे। 3 मतलब करने होते हैं, तो 3 वो हो गए, पीसीएस भी हो गया, उसी में से जीआईसी भी हो गया। एक दूसरा संस्थान था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरी आदत भी ये नहीं है, तो उन्होंने उस पे लगभग 50 से ऊपर निबंध कराए थे इन्हीं एग्जाम्स के लिए। और लास्ट में पता चला कि एग्जाम हॉल में 3 निबंध बच्चा उसमें से नहीं करने की कंडीशन में था। हो सकता है 50 में से 3 नहीं 10 आ जाएं, लेकिन 50 तैयार करना कितना मुश्किल है। और फिर जितना समय इधर आपका बच रहा है, उसको आप अगर अलग लगाएंगे कहीं, तो और अच्छा आप कर पाएंगे हिंदी के पेपर में, या आपके फिजिक्स में, मैथ्स में, हिस्ट्री में। सर थोड़ा 1 मिनट के लिए पीसीएस वाला व्याख्या बता दीजिए अपठित को। हाँ, तो अपठित गद्यांश में क्या उसमें रहता है? कहता है कि आप व्याख्या करिए। जो अपठित गद्यांश रहता है 15 नंबर 25 नंबर का व्याख्या रहता है। 25 नंबर का कौन सा व्याख्या रहता है? वही अंडरलाइन रेखांकित अंशों की व्याख्या रहती है। 25 नंबर तक आता है सर। रेखांकित अंशों की तो व्याख्या रहती है। रेखांकित अंशों की तो व्याख्या है। जी सर, तो मैं केवल व्याख्या पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो रेखांकित अंशों की व्याख्या अभी यहाँ आपने किया है, वही सेम वहां पे रहेगा। कम से कम 3 गुना करिए, कम से कम 3 गुना। बाकी विशेष जो लिखना हो वो लिखिए, अगर कठिन शब्द कोई है उसका अर्थ लिख दीजिए। ससंदर्भ व्याख्या करिए, जो ससंदर्भ जैसे अभी यहाँ पे बताया गया है, ये वाला जो मैं बता रहा था, यही व्याख्या वहां पे भी करना है। ये जैसे यहाँ पे ये व्याख्या शब्द ही ज्यादातर यूज होता है, ये अर्थ लिखा है लेकिन ये व्याख्या ही वहां पे पेपर में ज्यादातर ये पूछते हैं। तो इसको कम से कम उसका 3 गुना। बाकी सारे नियम यही है, अपनी तरफ से बातों को कुछ जोड़ दीजिए, वहां पे उदाहरण जोड़ दीजिए और समझा दीजिए, और जहां पे कठिन शब्द वहां विशेष में करके उसका अर्थ लिख दीजिए। कुछ वैसा मिल रहा हो तो विशेष में ऐसा लिख दीजिए कि ऐसा दूसरी जगह पे भी ऐसा कहा गया है, ऐसी उक्ति फलाने लेखक ने भी ऐसा कहा है, ऐसी उक्ति है, ऐसी पंक्ति है, कुछ उनके भी विचार ऐसे ही हैं। इस तरीके से तुलना करके आप कर दीजिए, यही सेम व्याख्या ऐसे ही रहेगी। अब वो जितना अंडरलाइन किया गया है उसी के हिसाब से आप डिसाइड करेंगे। अगर वो 10 शब्द अंडरलाइन किए गए तो 30 शब्द से ऊपर कर दीजिए, 25 से 30 35 शब्द कर दीजिए। और अगर वो 20 शब्द अंडरलाइन कर दिए गए हैं तो आप उसको 60 से ऊपर ले जाइए, 50 से ऊपर तो कम से कम जाइए, कम से कम 3 गुना के लगभग ले जाइए, 2.5-3 गुना। ठीक है, और बाकी आप अच्छा लिख रहे हैं। सर मैंने अभी तक एक भी गद्यांश की प्रैक्टिस नहीं की है, तो 20 दिन में हो जाएगा। सर नेट का एग्जाम था इसलिए कर ही नहीं पाए। आप मेरे चेहरे को देख के जान गई मैं क्या बोलने जा रहा था कुछ, इसीलिए आपने बोल दिया नेट का एग्जाम था। सर 16 को था तो कर नहीं पाए। सब लोग पहले इनको मतलब हम क्या बताएं, नमस्कार करें, प्रणाम करें, आपको क्या करें, बुरा मत मानिएगा। 20 दिन बचा है, डेली 2-2 करिए कम से कम। जितने पिछले प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं पिन पोस्ट पे क्लिक करेंगे, रोज का खुल आएगा उसमें, तो उसको डेली करके और ग्रुप में सेंड करिए, और डेली करके,
और उसमें मतलब कोई बट लेकिन नहीं होना चाहिए। आप जितना भी हुआ है उसको कवर करिए। नेट का एग्जाम था, लेकिन आपका ये मेंस का एग्जाम है। नेट का एग्जाम ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको कम वैल्यू देना चाहिए, लेकिन ये मेंस का एग्जाम है, ये तुरंत नौकरी दिला देगा। इसमें इंटरव्यू भी तो नहीं है ना? जी सर। इंटरव्यू नहीं है इसमें। जी सर। सर मैं और नेट पक्का डेली दो रोज दो करेंगी तो समय अभी बहुत है। अभी समय बहुत इस लिहाज से है क्योंकि अगर आपने समझ लिया है और चीजों को थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस कर डालें। इसमें अर्श और फर्श की बात है, हो गया तो अर्श नहीं तो फर्श। नहीं ठीक है, अर्श और फर्श वो तो सब सही है, लेकिन होगा तो आप ही में से लोगों का। देखो कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं, बहुत सारे लोग सेलेक्ट होंगे, बहुत सारे लोग। और जो लोग रोज लिख रहे हैं, मैं बता रहा हूं कि हिंदी और एस्से में उनको कोई नहीं पछाड़ पाएगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बहुत सारे लोग मेरे नजर में हैं हमारे इस समूह में। किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अगर उसका नाम ले लूंगा तो आज से उनको चर्बी चढ़ना हो जाता है ना, घमंड हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग हैं कि वो बिल्कुल सेलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि जो हिंदी में इतना अच्छा कर रहे हैं वो अपने सब्जेक्ट में भी कर रहे होंगे। तो सर बहुत डिमोटिवेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है तो कुछ किया ही नहीं है, तो डर लग रहा है सर हिंदी से बहुत। डी हटा दीजिए उसका, है ना, कितना सरल सा काम है। जैसे डिमोटिवेशन है, डी हटा, डी हटा दीजिए, खाली मोटिवेशन बचाइए। ओके सर। मुहावरा समझ में। मुझे ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है केवल। क्या ऐसे में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? मार्किंग सर कैसे? सर ऐसे में तो लिखने बैठती हूँ तो सारे विचार भी आते हैं, लेकिन वो लिखने बैठो तो समझ में नहीं आता कि ये सही है कि ये सही है। ग्रामर में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे में जो भी सुनो बता रहा हूँ मैं। आप मेरी तो सबसे पहले बेसिक वाली क्लास देख लीजिए, उसमें मैंने बताया है कैसे कैसे विचार आते हैं। अभी 2-4 क्लासेस में और लूंगा, रुको मैं अपने बाल सही कर लूं, ठीक है। ठीक है, उसमें मैं 2-4 क्लासेस और ये हंसाने के लिए मैंने कहा था। देखो प्रॉब्लम खत्म हो गई, हंसिए मुस्कुराइए। ऐसे में प्रॉब्लम जब भी आए तो थोड़ा सा ऐसा करिए, जैसे मैंने कहा स्ट्रक्चर बनाने, जैसे आपने कहा विचार बहुत आते हैं लेकिन लिख नहीं जाता है, तो आप क्या करिए कि जो भी विचार आए, जैसे अभी घर की बात मैं बता रहा हूं, जो आप अपने कमरे पे जहां भी आप रह रही हैं, तो आप जो भी विचार आए उनको जैसे आए वैसे ही नोट कर लीजिए। मैं भी स्ट्रक्चर बनाने भी नहीं कह रहा हूं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आप अपने बारे में बताइए, तो उसका 2-3 तरीका हो सकता है कि आप अपने इस एग्जाम से शुरू कर दें कि मैं आपकी जीआईसी बैच में स्टूडेंट हूं और मैंने ये पढ़ाई की है और मेरा नाम ये है। दूसरा तरीका हो सकता है कि मेरा नाम क्या है, पूनम? जी सर, पूनम। मेरा नाम पूनम गुप्ता है और मेरा यह क्वालिफिकेशन है और मैं आपकी जीआईसी बैच की स्टूडेंट हूं और मैं ये एग्जाम दे रही हूं। दोनों में बातें वही कही गई और आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा तो ऐसा ही कुछ आपके दिमाग में आएगा। लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आप इसको जब लिखने चलती हैं या बताने चलती हैं तो आपको लगता है कि अरे ये पहली वाली बात दूसरी होनी चाहिए, दूसरी वाली चौथी होनी चाहिए, तीसरी वाली तो पहले नंबर पे होनी चाहिए, इस तरीके से कंफ्यूजन। तो आप जब कोई भी ऐसे जैसे आप करें विचार आ रहा है ना, तो आप जैसे विचार आ रहा है वैसे ही उसको पॉइंट में नोट करिए। विचार पूरा नहीं नोट करना है, हेडिंग में कि विचार आ रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण पे लिखना है, तो सबसे पहले विचार आ गया कि पर्यावरण प्रदूषण से नुकसान क्या है, तो उसको आपने लिख दिया। फिर आपके विचार आया कि पर्यावरण प्रदूषण का कारण क्या है, कारण आपने लिख लिया कि ये कारण है। फिर आया कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है, अब आ रहा है आपने, तो आप पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है इसको ऐसे कर लीजिए। फिर करिए इसको दूर करने के उपाय क्या है, उसको करिए। और फिर आपके दिमाग में आया, यह सबसे पहले ही आ गया था कि सरकारी प्रयास कौन कौन से हुए हैं पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए, पर्यावरण को स्वस्थ रखने के लिए। आपने ऐसे फटाफट इसको नोट कर लिया। फिर जब नोट हो गया तब ऐसे बैठिए आराम से, उसको देखिए। जैसे खूब बढ़िया सा कोई समझ लीजिए कि आपके सामने कुछ अच्छा सा खाना रखा हुआ है, कई अलग अलग रखा हुआ है, रसमलाई भी है और पिज्जा भी है, जो आप पसंद करती हैं सब रखा है। अब आप सोचिए कि कौन सा पहले खाना है। तो इतना मैंने करा दिया है कि पर्यावरण प्रदूषण पे ऐसे करने के लिए, या आपको भी पता है कि सबसे पहले आपको लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। सेकंड नंबर पे आपको लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है। थर्ड नंबर पे आपको लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रभाव क्या इसके प्रभाव पड़ते हैं, मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है। फिर आपको लिखना है कि पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने की क्या उपाय।
और फिर आपको लिखना है कि ये उपाय क्यों फलीभूत नहीं हो रहे हैं, और फिर आप उसमें कारण बता के फिर आप लिखिए कि हर व्यक्ति को या हर एक नागरिक को इसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लानी होगी और जिम्मेदारी या जवाबदेहिता सुनिश्चित करना होगा, उसके बाद ही इसको दूर किया जा सकता है। तो पहले जो भी आ रहा है उसको ऐसे फटाफट नोट कर लीजिए और उसके बाद में उसको व्यवस्थित कर लीजिए। तो 4-5 निबंध में ऐसा करेंगे, बस आपको आने लगेगा। ठीक है, तब भी नहीं आएगा तो आप हमसे पर्सनली फोन मैसेज जो भी करना होगा करिएगा, हम आपको बताएंगे। सबका ग्रुप में ऐसे और निबंध देखा था तो सबका तो काफी अच्छा था, मैं तो लिख ही नहीं पाऊंगी ऐसा लग रहा था। ग्रुप इसलिए बनाया गया है, ये लास्ट ईयर तक मैं ये काम ऐप पे कराता था, ऐप पे कोई किसी का देख नहीं पाता था। ग्रुप इसलिए बनाया गया कि आप ग्रुप पे दूसरे का जो देख रही हैं, आप अगर कुछ ना करें, केवल दूसरे का देखते ही रहें, संगत बहुत बुरी चीज होती है और संगत बड़ी अच्छी चीज होती है। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाए। तो संगत में जो अच्छे लोग जो लिख रहे हैं उन्हीं का आप अगर आप पढ़ते रहेंगे तो 14 दिन तक अगर आपने पढ़ लिया, मैं तो बार बार ये कहता रहता हूँ, 14 कापियां एक ही व्यक्ति की पढ़ ली तो आप उसके जैसा सोचने लगेंगे, उसके जैसा लिखने लगेंगे, पक्का बता रहा हूं मैं। ठीक है ना? तो आप इसीलिए उसका लाभ उठाइए और उसको फ्रस्ट्रेट मत होइए। आप कहिए कि अरे ये लोग प्रैक्टिस किए हैं तो लिख ले रहे हैं, हमने अभी तक किया ही नहीं है, ऐसा सोचिए। हम जब लिखेंगे तो इनकी लेखनी की ऐसी की। ठीक है, तो इस तरीके से उसको करिए, बिल्कुल कूल होके। जब बिल्कुल बस ना चले तो कूल हो जाना चाहिए बिल्कुल, कि अरे ये क्या किए हैं, हम इसको पढ़ के और अच्छा करेंगे, तो डी हट जाएगा, है ना? डी हट जाएगा, केवल मोटिवेशन बचेगा। सर मेरा कहना ये है कि जो 8 या 5 ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट हो वो आप हाईलाइट कर दीजिएगा एग्जाम से 4-5 दिन पहले। हाँ ठीक है, एग्जाम से 4-5 दिन पहले नहीं, 10 दिन पहले हम बता देंगे जो 4-5 हो गए, लेकिन अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी बताने के बाद अभी नहीं, क्योंकि सर उसके ना कोटेशन हम अच्छे से याद कर लेंगे ज्यादा अच्छे से कि उसमें भूले नहीं उन कोटेशंस को। हाँ, उसके कोट्स भी देखो देने थे, कैसा रह जाता है। कोट्स वाला भी हम वो दे देते हैं, देखो वो बना रखा हुआ है कोट्स, और एक वो देना है हमको वर्णमाला, ये छूट गया है वर्णमाला, तो पता नहीं कहाँ नोट चला गया। हाँ दी, ठीक है ज्ञानेंद्र जी, मैंने आपकी बात सुन ली है बैकग्राउंड में, कि मैं उसको थोड़ा सा फीडबैक देता रहूंगा। मैं कोशिश करता हूँ, 1-2 दिन थोड़ी सी व्यस्तता ज्यादा है, फिर मैं उस पर अब इधर मैं थोड़ा समय दूंगा इस पे और ज्यादा। हाँ दीपमाला जी, और कोई बात? फ्रेंड से भी कह रहा हूँ, जो कापियां देख रहे हैं वो भी फीडबैक। यस, मैं इस चीज पे ज्यादा विश्वास करता हूँ कि आप लोग आपस में करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सब देखो, हम लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, हम दूसरे का बता देते हैं ये अच्छा है कि खराब है, इतना सब में गुण होते हैं। आलोचक अच्छे होते हैं हम, है ना? और वो आलोचना दूसरे के लिए घुट्टी की तरह काम करेगी। तो प्रत्येक व्यक्ति खुद जानकार है या नहीं है, जैसे हम प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पद के क्या दायित्व होने चाहिए, इतना अच्छा हमको पता है कि हम क्या बताएं। और एक दिन अगर बैठा दिया जाए कुर्सी पे, पता चला दोबारा हम उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, ये नहीं पता है। ठीक है, अब राहुल गांधी पे बेचारे कितने जोक बनते हैं, लेकिन राहुल गांधी बेचारा क्या करे, जिस कंडीशन में वो फंसा हुआ है, अब वो क्या करे। अब वो कुछ अच्छा भी करता है तो बुरा हो जाता है ना? तो यही सब कंडीशन। लेकिन राहुल गांधी की जगह हम लोग पहुंचेंगे तो ऐसा नहीं कांग्रेस का माइक चल रहा है, वो सर आवाज अच्छी नहीं आ, साफ नहीं आ रहा है। अब इसमें मैं क्या करूं, किसी का चल रहा है। चलिए ठीक है, आप लोगों के साथ बिताया हुआ ये अद्भुत पल, आप लोग सेलेक्ट होने के बाद हमको ये समय नहीं देंगे, मुझे पता है, लेकिन सर ऐसा नहीं, सचिवालय मिल गया तो लखनऊ में ही समय देंगे। बिल्कुल, सचिवालय में आपका स्वागत है, आइए फूलमाला सहित, बिल्कुल मिठाई के साथ। सर अगर हम लोग सेलेक्ट हो जाएंगे तो एक बार आपसे जरूर मिलेंगे सर, ऐसा मत कहिए। हम लोग एक पार्टी रखेंगे और उसमें सबसे पूछ के, ये ग्रुप एग्जिट मत कीजिएगा, कोई ऐसे बने रहने दीजिएगा, है ना? तो इसी पे फिर पार्टी की जाएगी। सर बिल्कुल सर, सब मिले या ना मिले, लेकिन सर आपकी रेस्पेक्ट बनी रहेगी सारी उम्र जिंदगी भर। सही, चलिए थैंक यू। मिले ना मिले, लेकिन ज्ञान बहुत मिला है सर। सही सर, मीटिंग के बाद कंफर्टेबल फील हो रहा है। सही, चलिए। लेकिन
पीछे से ये मत बोल दीजिएगा मीटिंग डेली होनी चाहिए। आने लगी अब। चलिए बात बोलनी थी। बोलिए। बिल्कुल। मैं नाम तो लूंगी नहीं, हमने ज्वाइन बैच बायो का भी किया हुआ है अपने सब्जेक्ट का, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं जिसे कहते हैं। तो हम यही जिसे कुछ भी नहीं होता है। आपको मैं दावे के साथ कह रहा कोई नहीं करा सकता सर, तभी तो कह रहा आप जैसे कोई नहीं करा सकता। मैं ये तारीफ सुनने के लिए नहीं, आप लोगों का प्यार है। करते ही और करा भी बहुत अच्छा रहे हो। मैं कम से कम मेरे पास, अब मैं किसी का नाम मैं भी नहीं लूंगा, कोई कुछ नहीं कराता। मैं बहुत बड़े बड़े संस्थान को मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े संस्थान को मैं बता रहा हूँ। बहुत बड़ा ही है, लखनऊ का ही है, और उन्होंने कुछ नहीं कराया, बिल्कुल भी कुछ नहीं कराते हैं, कोई कुछ नहीं कराते हैं। और एक चीज बोल रहा हूँ, आज इतनी कम फीस में कोई करा के दिखा दे तो मैं बताऊं। यस सर, आपने फीस भी कम लिया और करा भी बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, लाइव क्लास लेके हमारा मोटिवेशन कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब पढ़ते पढ़ते हो जाता है ना, तो मोटिवेट होना बहुत जरूरी होता है। यस सर। Sir, you are a teacher by heart. Not just profession. बस यही मेरा उद्देश्य भी है कि मैं जो काम करूं वो दिल से करूं और आपके दिल तक मैं पहुंच पाऊं। ठीक है ना? हमारे आपके संबंध केवल ये ना बने कि हम एक कोर्स परचेज किए थे IAS प्रेप से, एक पांडे नाम का व्यक्ति था, ये आप बाद में कहते ना मिले हमको, है ना? नहीं, देखिए जो मैं बता रहा हूँ, मुझे लगता है, देखो सफलता असफलता वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है ना? वो मेरे कराने से नहीं होगा। देखो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि वो मेरे कराने से नहीं होगा। आपने बहुत मेहनत की होगी, उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन हम जो साथ में काम करें, कम से कम उसमें हम 100% ना दे पाए तो इतना जरूर करें कि हम खुद से सेटिस्फाई हो पाए, है ना? तो ये शर्म ना आए एक दूसरे को देख के कि कहीं भेंट हो गई तो मुंह छुपाना ना पड़े। ठीक है? पर्यायवाची सर, जितनी शीट आपने पर्यायवाची या विलोम शब्द इन सब की दी है उतना ही तैयार कर लें। उतना ही तैयार कर लीजिए, सब बहुत है। अगर उससे बाहर आएगा तो कितनी किताब आप पढ़ेंगे और सब हो जाएगा, बहुत कठिन नहीं पूछा जाएगा। यस सर, और बहुत ज्यादा है भी उसमें, शीट में बहुत ज्यादा है। तो एक्चुअली वो आरओ का नोट्स था, वो आरओ के लिए बनाया गया है, वो उसी का मैंने दे दिया। उसमें क्या काट छाट करता। लीजिए सर प्लीज। टेलीग्राम पे मिलेगी? नहीं, उस पे ऐप पे पड़े हुए हैं, टेलीग्राम पे भी पड़े हुए हैं। जी बताइए मनीष सर। टेलीग्राम पर भी सर टेक्स्ट अर्थ बोध में सर प्रॉब्लम आ रही थी, अर्थ में सर मेन, क्योंकि अर्थ में मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या वहाँ पे मैं पर्यायवाची वाले शब्द भी यूज कर सकती हूँ क्या? नहीं, पर्यायवाची और अनेकार्थी में आपको वो कंफ्यूजन हो रही है। देखो, अनेकार्थी का मतलब ये होता है कि एक शब्द के कई अर्थ, है ना? पर्यायवाची का मतलब होता है कई एक चीज के कई शब्द। ये ध्यान दीजिएगा। अनेकार्थी का मतलब है, जैसे आपने कहा, जैसे वो है कनक, तो कनक का मतलब धतूरा भी होता है, कनक का मतलब सोना भी होता है, और कनक का मतलब मोती भी होता है। ठीक है? गेहूं होता है, जो भी मतलब 2-3 जो भी। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या पाए बवराय जग या खाए बवराय, जैसे ये सारी चीजें, तो वहां अनेकार्थी है। जबकि उदाहरण में इसलिए दे रहा हूं कि आपको दिमाग में बैठ जाए, तो वो अनेकार्थी है कि एक कनक के कई अर्थ हो सकते हैं। लेकिन अब सोने को स्वर्ण भी कहते हैं, है ना? सोने को जातरूप भी कहते हैं। तो ये पर्यायवाची हुआ। बात समझ में आ रही है? तो ये कंफ्यूजन, लेकिन वो दोनों अलग है, एक रूप में कैसे यूज कर देंगे? जैसे आपसे कहा जाए कि सर अनेकार्थी के साथ अर्थबोध भी दिया है सिलेबस में। अर्थबोध दिया है, लेकिन अर्थबोध में क्या पूछा? देखो मैं दिखा रहा हूं आपको, अर्थबोध का भी मैं नोट्स ओपन कर ले रहा हूं। 1 मिनट, फटाफट मैं आपको सब क्लियर कर दे रहा हूं। इसका सिलेबस ही इतना अजीब इन्होंने बनाया है कि वो कुछ टॉपिक ऐसे दिए हैं जिसपे क्वेश्चन बनाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? वो बड़ा अजीब टाइप का। अर्थबोध, ये है अर्थबोध, अर्थ एवं अर्थबोध। शेयर हो रहा है, दिख रहा है ये, है ना? अब देखो अर्थ क्या है। तो अर्थ में तो वास्तव में कुछ प्रश्न बनने का अजीब सा लगता है कि क्या बना दो इसमें। किसी भाषा में शब्द अति महत्वपूर्ण होते हैं,
क्योंकि शब्द का अर्थ होता है, अर्थ के अभाव में शब्द का कोई मतलब नहीं, तो अर्थ के अभाव में भाषा महत्वहीन। तो अर्थ का बोध बाह्य और आंतरिक दो तरीके से होता है। अब उसमें ऐसे ऐसे ये अर्थबोध वाला टॉपिक ये है, ठीक है। अब अर्थ कैसे कैसे, तो कहीं प्रदर्शन के माध्यम से, कहीं विवरण के माध्यम से, कहीं अनुवाद के माध्यम से, ये अर्थ हो गया। अब अर्थबोध पे आएंगे तो अर्थबोध पे ये है। अब आप अनेकार्थी, अर्थबोध और पर्यायवाची तीन को अलग अलग समझिए। जैसे अर्थबोध पूछा गया और आपसे कह दिया गया कि अर्थबोध, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं। बहुत आप लोग ना, मतलब वो होते ना मीठी छुरी चला के हमको फंसाते हैं। हम कब जाने वाले थे, 1.5 घंटे ज्यादा बैठे हैं, ठीक है। ये देखिए लिखा है अंबर, तो यहाँ अर्थबोध का मतलब है अंबर का अर्थ क्या है। तो अंबर का अर्थ आकाश भी है, वस्त्र भी है। तो एक रूप में ये अनेकार्थी वाला वो हो गया, लेकिन इसमें कोई आप विशेष अंतर नहीं कर सकते कि अनेकार्थी में क्या है, अर्थबोध में क्या है। लेकिन अर्थबोध से जब प्रश्न पूछा जाएगा तो आपसे ऐसे शब्द पूछे जाएंगे, जैसे अजात शत्रु का मतलब क्या है, या अनिष्ट का मतलब क्या है, या आपसे पूछ लिया गया। मैं कंफ्यूज थी सर कि तो क्या इसमें अर्थबोध वाला अनेकार्थी में यूज कैसे हो, मतलब कर सकते हैं क्या? हो जाएगा अगर आपको आता है। जैसे मान लो आपसे पूछा गया, जैसे सारे शब्द तो ऐसे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन एक शब्द आपको मिल रहा है अंबर। तो अंबर का मान लीजिए कहा गया कि अंबर का 2 अनेकार्थी शब्द लिखिए, तो आपने लिखा एक आकाश और एक वस्त्र, ठीक है। और अंबर का अगर आपसे अर्थ पूछ लिया गया तो दोनों में से कुछ आपने लिख दिया या दोनों लिख दिया, तब भी मार्क्स मिल जाएगा। तो ये तो दोनों जगह काम आ गया ना। लेकिन ज्यादातर शब्द ऐसे नहीं है। यहाँ पे अर्थबोध में जैसे आपसे कहा गया कि अविवेक मतलब तो अच्छाई बुराई समझने की शक्ति, है ना। अब जैसे समझ ना पाना, शक्ति की ना होना, विवेक का मतलब वो होता है अभाव या ना समझी। ऐसे ही आपसे पूछ लिया गया, मान लीजिए आली, तो आली मतलब, या आली मतलब, आली अगर दे दिया जाएगा तो क्या होगा, कोई बताएगा आली माने क्या होता है? भौरा होता है, भौरा। हाँ, वेरी गुड, वेरी सही है, गुड। और एक कलीमानी सहेली। हाँ, एक सहेली भी होता है, सखी भी होता है, बिल्कुल सही है। अब ऐसे ही तो सेतु भी होता है शायद, मेरे समझ से सेतु। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप पढ़ तो लीजिए इसको जिस रूप में पढ़ना है उसमें, लेकिन वहां जब पूछा जाएगा तो आपसे ये थोड़ी, आपका दिमाग, मतलब आपके दिमाग को कोई थोड़ी पढ़ पाएगा कि आप कहाँ पढ़े थे और कहाँ लिख रहे हैं। आपको जो जहां का याद आएगा उसको लिख दीजिएगा बस। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए इली माने क्या है, तो छोटी तलवार और करवाल, या करवाल भी उसको कहते हैं छोटी तलवार को। अब इसी को अगर पूछ लिया जाए पर्यायवाची में, तो वहां पे भी आप तलवार, करवार, इली सब कुछ लिख देंगे। तो कोई उसमें ऐसा अलग अलग करके वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्थबोध जो टॉपिक है उसमें अर्थबोध का मतलब अर्थ, मीनिंग जिसे कहते हैं, मीनिंग आप समझ लीजिए, मीनिंग। और पर्यायवाची मतलब सिनोनिम्स पर्यायवाची, है ना। और अनेकार्थी का मतलब, उसमें अंग्रेजी क्या होती है अनेकार्थी की, कौन बताएगा? अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ होते हो, है ना। एक मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। हाँ, जो भी उसको कहें, अंग्रेजी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बता रहा हूं, मुझे नहीं याद आ रहा है। तो कहने का मतलब जैसे एक शब्द दिया गया, अब अनेकार्थी आप उठाइए, मैं उसको भी आपको दिखा देता हूं। अनेकार्थी जब आप उठाएंगे, ये अनेकार्थी शब्द है, ये अनेकार्थी है, ये। अब अनेकार्थी में देखिए अनेक अर्थ की बात यहां पर हो रही है। सर हिंदी इतनी डिफिकल्ट क्यों लग रही है? हिंदी डिफिकल्ट नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा नहीं है इसलिए डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, पढ़ी हुई काफी है, अच्छा इसमें स्कोर कर सकते हैं। जैसे ये अधर अब दे दिया गया, अब यहाँ पे अधर का होंठ, अंतरिक्ष, अनाधार जैसे कहते हैं। अब ऐसे ही जब याद किया कीजिए, थोड़ा सा मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। अधर का मतलब होंठ आपको पता है। अब एक जैसे कहते हैं कोई योजना अधर में लटक गई, तो अनाधार भी इसका हो जाएगा, है ना। अधर का मतलब तुच्छ भी होता है, अधर का मतलब नीचे भी होता है, अधर का मतलब अंतरिक्ष भी होता है। तो ये अधर आपसे पूछा गया, 4 या 3 कहा गया अनेकार्थी लिखिए, तो ये अनेकार्थी का हो गया। लेकिन ये पर्यायवाची से भिन्न इस रूप में है कि यहाँ पे एक शब्द के कई अर्थ हैं, और पर्यायवाची में कई शब्द का एक ही अर्थ मिलता जुलता होता है। वहां पे कई शब्दों का एक अर्थ मिलता जुलता, ये चाहे आप उसको कुत्ते को स्वान कह दीजिए, चाहे कुत्ता, वही बात है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द का कई अर्थ कई जगह,
वो एक दूसरे से उल्टे तौर पे आप देखेंगे तो दोनों पलटेंगे तो मिल जाएगा, एक ही चीज हो जाएगा। लेकिन ये तो इसको तैयार आप अलग अलग करिए, लेकिन वहां पे आप यूज कर पाए, आपके दिमाग में आ जाए उस समय, तो आप वैसा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। पढ़िए आप अलग अलग, लेकिन जहां भी जैसे भी यूज हो पाए करिए, ठीक है। पूरा सिलेबस तो आज ही की क्लास में काफी था, इतना लंबा फालतू में ये चला कोर्स। नहीं दो तीन क्लासेस ऐसी ही हो जाए, वो पूरा सिलेबस खत्म। यस सर। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा। ग्रामर हो गया, निबंध हो गया, सब हो ही गया सर कंप्लीट। सर नेक्स्ट टेस्ट कब होगा? मैंने लेट ज्वाइन किया था, इसे शेयर कर दी क्लास को। सर एक छोटा सा ये सर, जैसे अभी हम एसए में सर लगभग 22 नंबर 23 नंबर तरह ऐसे मिल रहे हैं। आपका नंबर मैंने काटा था, मैंने आपकी कॉपी चेक की थी, जान के कम दिया था, थोड़ा सा और मेहनत करिए। नोट से टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिएगा सर। कहेगा है सर आप मतलब जैसे क्या वो है, इस अकॉर्डिंग सर हमको थोड़ा जान। एक निबंध में मैंने दिया था 32 नंबर, 32-33 नंबर दे दिया था। और लेकिन शुरुआती टेस्ट देखो हुआ क्या है, मैं थोड़ा सा बताऊं। शुरुआत में मैंने आप लोगों को नंबर थोड़ा ज्यादा दिलवाए थे और ज्यादा दिए थे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बन जाए, तब आप लोग तैयारी करने लगे। फिर सेकंड टेस्ट से मैंने कम करवाया कि अब थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करने का समय है। अब टेस्ट होगा उसमें नॉर्मल मार्किंग होगी, ना ज्यादा देंगे ना कम देंगे, जो कि आपको वहां पे एग्जाम में मिल जाएगा। एक साइंटिफिक हमारा वो तरीका होता है, ठीक है। शुरुआत में बहुत कम देते तो डिमोटिवेशन होता, तब पढ़ते नहीं आप। शुरुआत में बहुत ज्यादा दे देते तो ये होता कि हमको सब आता है। तो हम बीच के टेस्टों में हमने थोड़ा सा बढ़ाया घटाया है उसको। लेकिन जिनको भी 25 नंबर तक मिल रहा है तो वहां 25 से कम नहीं मिलेगा। 22-23 मिल रहा है तो उनको 25 वहां मिल जाएगा। हमसे ज्यादा कठिन कॉपी कोई नहीं चेक करेगा, ये मेरा दावा है। सर 60-65% सही होने पर कितना नंबर मिलेगा? सर आपने नंबर नहीं दिया, मेरे जो ऐसे था उस पर बोला है कि 60% ये ठीक वो है। आपने केवल वो भेज दिया है ना, तो 65% का मतलब 65 को कर दीजिए, 37.5 नंबर 32.5 नंबर हो गए और क्या। 30-32 नंबर। 400 में ओवरऑल कितना मिल जाए कि फाइनल सिलेक्शन हो जाए? 70%। 70% नॉर्मली जो रहता है। हाँ नहीं, टोटल में बता रहा हूँ। एडजस्ट हो जाएगा सर टॉपर। हाँ तो क्या मैं यहाँ पे लोएस्ट वाला बताऊंगा? वो आज से पढ़ना बंद कर देंगे आप लोग। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया है ना। मैं मतलब आज वो बताओ लोएस्ट वाला बता दूं। सर जैसे कि एक महीने पहले से कोई क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे नया बजट आया है ये 22-23 वाले से, पीएम गति शक्ति योजना है या कुछ, इससे भी कुछ बन सकता है? इससे पहले लिखना बहुत कठिन है ये सब। हाँ, शिक्षा नीति पे आ सकता है। मेरी समझ से सर मेरा सब्जेक्ट भी इकोनॉमिक्स है, क्योंकि एक जगह से मैंने जहाँ इकोनॉमिक्स के लिए वहां से 22-23 के बजट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन तो वहां इकोनॉमी में आपके पूछा जाएगा। लेकिन देखो जो इकोनॉमी वाले टॉपिक होते हैं, जिन लोगों ने पीसीएस एग्जाम दिया है, जैसे ज्ञानेंद्र जी हैं, ये देते रहते हैं, ये सब टॉपिक पे मार्क्स नहीं मिलते हैं। जरा सा भी आप फैक्ट वेट कम डालेंगे कट जाएंगे। टॉपिक ऐसे चुनने चाहिए, देखो एक दो तो आप ऐसा चुन लीजिए जहां पे आप बिल्कुल बेस्ट परफॉर्म करिए। एक दो ऐसे रखे जैसे स्त्री सशक्तिकरण, कितना भी आप खराब लिखेंगे कितना भी अच्छा लिखेंगे उसमें एवरेज मार्क मिलने ही हैं। जैसे आपने ठीक ठाक उसमें पॉइंट डाल दिए और सरल टॉपिक में अच्छा लिख दिया तो मार्क्स निश्चित मिलते हैं, लेकिन कठिन टॉपिक में अगर जरा सा हल्का लिख दिया तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो बहुत उसको टफ नहीं करना है। कराने तो देखो ये सब निबंध कराने में कुछ नहीं होता है। मैं अभी बैठूं 1-1.5 घंटे मैं अपना जो बता रहा हूँ, पीएम शक्ति को बढ़िया से मैं गवर्नमेंट साइट पे जाऊंगा, अंग्रेजी हिंदी जो भी मिलेगा ट्रांसलेशन में बड़ी तेजी से करता हूँ, सब मैं फटाफट करके और कट पेस्ट करके आपको 4-5 निबंध दे दूं। लेकिन मैं आपको मतलब प्रेशराइज नहीं करना चाहता, मैं इतना नहीं करना चाहता कि 10-15 निबंध में परेशान आप हो जाइए। तो अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं लास्ट तक 2-4 आपको और दे दूंगा, नहीं तो फिर बहुत परेशान मत हो। सर मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो कौन से टॉपिक पे अच्छे निबंध मिल सकते हैं? साहित्य वाला कर लिया और साइंस वाले, तो सर आप उसमें से बता दीजिए। एनवायरमेंट वाला आप करिए, एनवायरमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है, एग्रीकल्चरल जो टॉपिक है, मैं भी केमिस्ट्री से हूँ, एग्रीकल्चर करिए आप लोग, एनवायरमेंट से करिए, साइंस से करिए, ये सब कर लीजिए। सर मुझे लगता है साहित्य में कोटेशन बहुत अच्छे मिल जाएंगे, आप देंगे वो पढ़ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, नंबर मिल जाएगा इसमें ज्यादा। वैसे भी थोड़ा बहुत जो आप मतलब जैसे आपने किसी ने अब तक सुना है कि किसी के दादा ने कहा हो कि आज बारिश नहीं हो रही है, A+B का होल स्क्वायर, ऐसा नहीं कहा होगा।
लेकिन दादा ने ऐसा जरूर कहा होगा कि आज बारिश नहीं हो रही है, तो कुछ एक आध कुछ ऐसे तुलसीदास और रहीम दास और इनकी कलयुग और ये सब सुना दी होंगी कि कलयुग के बारे में कुछ बता दिया होगा या कुछ ऐसा कहानी कथा सुनाया होगा। तो हिंदी तो हर हम लोगों के घर में, हम लोगों के समाज में, हम लोगों के टीचर्स, हम लोगों के जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो बोलते हैं। मैथ और फिजिक्स हम लोग उदाहरण में थोड़ी ना पढ़ते हैं, तो उसमें न चाहते हुए भी हमको बहुत कुछ आता रहता है ना। तो जैसे हमको बचपन में याद है, बाबा कहा करते थे कि दिन का बद्दर रात निबद्दर, चले पुरवैया झब्बर झब्बर, गाक कहें कुछ होनी हुई, कुआं के पानी धोबी धोई। अब ये बहुत बड़ा साइंस है, ये ज्योग्राफी है बहुत बड़ा, कि जब ऐसी स्थितियां होती है, दिन में बादल रहते हैं, रात में बादल नहीं रहते हैं, पूर्वा हवा लगातार। तो ये मैं जब बड़ा हुआ, जब मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट भी रहा, तो ज्योग्राफी जब मैंने पढ़ी तब मुझे पता चला कि ये कितना बड़ा साइंस उस समय बताया जाता था बाबा के द्वारा, है ना। बाबा मेरे आर्मी में थे, तो उनको खैर बहुत सारे और चीजों का नॉलेज था, लेकिन उनको ये सब भी बहुत सारी चीजें पता थी, बहुत सारी चीजें पता थी। तो वो मुझे अब याद आता है तो लगता है कि ये लोग तो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, जो पुराने लोग थे। और अब आज की पीढ़ी तो सब खत्म कर चुकी है। आज की पीढ़ी तो ये जो है ना, इसी में घुस गई है। बस 2-4 मोबाइल सबके पास है और सब खत्म हो गया है। हमने पढ़ना लिखना सब छोड़ दिया है। आईफोन ले लो, गूगल पिक्सल पूरा डिपेंडेंट हो गया है, खत्म हो गया, डिपेंडेंट नहीं हो गया, कुछ बचा ही नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है। आपको मैं बताऊं कि जरा सा एक्सप्लोर ही नहीं करते, हम लोगों ने बहुत एक्सप्लोर। जिनकी ऊपर उम्र 25 और 30 के आसपास इसमें ग्रुप में है, जो 35 के हैं वो और अच्छा समझेंगे, तो वो जरा अपना बचपना याद करें और आजकल के बच्चों का बचपना, मतलब आप तुलना करने बैठेंगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं, कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा, सब खत्म हो गया है। आजकल के बच्चे बहुत कुछ खो रहे हैं अगर देखा जाए तो। अब उनके पास खोने भी नहीं बचा है। खो तो रहे थे आज के 5 साल पहले के बच्चे, अब खोने वाले भी नहीं, खो चुके हैं। आज 5 साल पहले खोने के लिए था, आज तो बचा ही नहीं है। अब ये सब बड़े होंगे तो ये क्या समझाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं बचा है। बना रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं? डिजिटल बना रहे हैं सब कुछ, डिजिटल यूनिवर्सिटी, डिजिटल लड़के भी बना देंगे। डिजिटल लड़के योगी जी बना सकते हैं, चलिए ठीक है, उनके पास और कोई संभावना नहीं है ना। चलिए ठीक है। डिजिटल संक्षेपण होता है, हाँ, हमें अपने शब्दों में लिखना होता है कि जो आप जैसे जो पैराग्राफ में दे रखे हैं उन्हीं शब्दों को चुन करके कुछ छोटा मतलब कॉम्पैक्ट करके हमें लिखना होता है। बहुत सारा भी डिस्कशन हुआ है, बहुत डिस्कशन। मैंने अभी भी ज्वाइन किया है। सर ने बहुत देर डिस्कस किया है सर पर। ये वीडियो अभी मैं डाल दूंगा, है ना। यस सर, आप डाल दीजिए तो देखिए। ये तो वही वाली स्थिति हो गई कि जब वो पूरा एपिसोड रामानंद सागर ने खत्म कर दिया, तब एक लोगों ने पूछा, अच्छा ये बताओ इसमें राक्षस कौन था, राम की रावण? एग्जैक्टली सर। चलो वो नेक्स्ट सेशन होगा बृहस्पतिवार को 3 बजे। टेस्ट सर डेली होगा? अच्छा टेस्ट टेस्ट आज कितनी तारीख है? कि जब चाहे आप हमको बता दें, 23-24 में टेस्ट करा लेते हैं। यस सर। 23 सर मैं तब तक मैं सर प्रैक्टिस करूंगी गद्यांश का। 23 को करा लेते हैं। 23 की शाम को 7 बजे आपको टेस्ट मिल जाएगा। यस सर। चलिए ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। सर जैसे मैं अभी थोड़ा लेट मैंने ज्वाइन किया था, मैं पुराने जो आपके टेस्ट पड़े हुए हैं 2-3, मैं वो दे सकती हूँ क्या अभी? बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए, और उसको देके ऐप पे अपलोड कर दीजिए, 2-3 दिन में चेक हो जाएगा। ओके सर। ठीक है सर। ओके सर, ओके हो गया, थैंक यू सो मच। बाय सर। खेलने के लिए हम लोग को ना अच्छा लगा।